नमस्कार, स्वागत है आपका एटी न्यूज स्वदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ हैं मुंबई स्टूडियो से मेरे दो सहयोगी मानसी दवे हैं और शरद दुबे हैं। आज बुधवार है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाजार में आज लगातार चौथे सत्र में हम गिरावट देखेंगे, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है करीब 60 अंकों की कमजोरी दिखा रहा है। भारतीय बाजार हमने देखा कि 25,500 के आसपास तक पहुंचे, वहां से फिर से एक स्लाइड आ रही है और आज गिफ्ट निफ्टी अगर ये जो इम्प्लाइड ओपन अभी दिखा रहा है करीब 60 अंक की, इसकी तर्ज पर खुले तो एक चौथे सत्र में आज गिरावट हो जाएगी। लेकिन ट्रंप का भारत पर एक तरह से फिर से हमला हुआ है, क्योंकि उन्होंने यूएनजीए में यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में एक भाषण दिया है और उन्होंने कहा कि यूक्रेन वॉर को सबसे ज्यादा फंडिंग चीन और भारत की तरफ से मिल रही है। हालांकि उन्होंने यूरोप और नाटो देशों पर भी निशाना साधा है। अमेरिकी बाजारों में गिरावट आई है, क्योंकि जेरोम पावेल की स्टेटमेंट आए हैं इकोनॉमी को लेकर, कुछ उन्होंने नकारात्मक बयान दिए हैं और उसके चलते में दिखा कि जो लगातार जो तेजी चल रही थी उस पर ब्रेक लगी है। तो पहले चार बड़े संकेत लेकर आते हैं, उसके बाद एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से आपको हम शो में आगे गाइड करेंगे और आपके पक्की प्लानिंग बनाने में आज के सत्र में रोज की तरह हम आपकी मदद करेंगे। तो आप देखिए, रिकॉर्ड हाई से फिसला है अमेरिकी बाजार और डाउ जोन्स में लगातार हम देख रहे हैं कि 4 सत्र की तेजी के बाद गिरावट आई है। नैस्डैक में गिरावट करीब 200 अंकों के आसपास की रही है, क्योंकि जेरोम पावेल ने कहा है कि शॉर्ट टर्म में अमेरिका में रोजगार घटने और महंगाई बढ़ने का रिस्क है और इसके चलते हमने देखा कि नैस्डैक में गिरावट थोड़ी सी ज्यादा रही और अमेजॉन एनवीडिया के शेयर में करीब 3% के आसपास की गिरावट हमने देखी। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 25,200 के नीचे है, 60 अंकों के आसपास की गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। और जापान के बाजार में, कोरिया के बाजार में आज हम कमजोरी पर कारोबार देख रहे हैं। हालांकि चीन और हांगकांग में हल्की तेजी पर शुरुआत हुई है, लेकिन ब्रेंट क्रूड $68 के आसपास है, एक रेंज में है, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। कल करीब 1% के आसपास की तेजी कच्चे तेल की भाव हमने देखी है, क्योंकि इराक के कुछ रीजन से सप्लाई बाधित हुई है और उसका असर आया है कच्चे तेल के भाव पर। स्विगी का शेयर आज फोकस में रहेगा, क्योंकि रैपिडो में हिस्सा बेच रही है और इस हिस्सा बिक्री से कंपनी को करीब 2400 करोड़ रुपए मिलेंगे। करीब 3 साल पहले कंपनी ने ये निवेश किया था रैपिडो में और 3 साल में जो इसके निवेश की वैल्यू हुई है वो बढ़ गई है करीब 2.5 गुना। तो एक बड़ा रियलाइजेशन है स्विगी के लिए। इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि स्विगी इंस्टामार्ट को एक अलग सब्सिडरी में ट्रांसफर करने का फैसला भी किया है। इसके मायने क्या है, क्या है, ये क्यों कर रही कंपनी, इसको भी समझने की कोशिश हम करेंगे। एक्सोनोबिल आज ये फोकस में रहेगा, क्योंकि एक बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है। और अगर हम आईपीओ की बात करें तो आज से जैन रिसोर्स, ईपैक टेक्नोलॉजी समेत 3 आईपीओ खुलने वाले हैं। तो आईपीओ बाजार में काफी ज्यादा एक्शन है और उस एक्शन पर एटी न्यूज स्वदेश की बारीकी से नजर है और जहां पर आपके लिए मौके बन रहे हैं उसकी हम पड़ताल भी कर रहे हैं, पूरी अच्छे तरीके से आपको गाइड करने के लिए। चलिए, तो ये 4 बड़े ट्रिगर्स जिसके इर्द गिर्द आज बाजार जो है ट्रेंड करते नजर आएंगे। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 70 अंकों की कमजोरी, 25,190 के स्तर पर कामकाज यहां पर देखने को मिला है और विदेशी बाजार से आज है कमजोरी के संकेत। लेकिन इस कमजोरी के पीछे की वजह है जेरोम पावेल की तरफ से मार्केट को लेकर जो कमेंट्री और टिप्पणी आती दिखी, उसके ठीक बाद हमने यूएस मार्केट्स में बिकवाली का दबाव देखा। आइए ग्लोब का पूरा सेटअप भी एक बार समझ लेते हैं अभिषेक से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आज भारतीय बाजार के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। अभिषेक, मच अवेटेड छुट्टी के बाद वापस लौटे हैं आप। उम्मीद करते हैं आपने काफी एंजॉय की अपनी छुट्टियां और फैमिली से मिलकर अच्छा ही लगता है। गुड मॉर्निंग टू यू। बताइए ग्लोब का सेटअप कैसा है? हाँ मानसी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका इस वेलकम के लिए। और देखिए 7 दिन में छुट्टी पर रहा, लेकिन जब मैं लौटा तो ऐसा नहीं लगा कि नहीं बाजार को मैं कहीं और छोड़ के गया था, बाजार मुझे कहीं और मिल रहा है। रफली करीब 50-60 अंक ही ऊपर उस लेवल से फिलहाल मुझे निफ्टी दिखाई दे रहा है। हालांकि 3 दिन की गिरावट के बाद की ये लेवल है, लेकिन बहुत कुछ बदला नहीं है और ट्रंप के बिहेवियर में, ट्रंप के स्टेटमेंट्स में भी कोई ज्यादा चेंजेस हम देख नहीं रहे हैं। भारत पर हमले कर रहे हैं, अब उनका स्वभाव ही ऐसा है, उसको लेकर हम करें तो क्या करें। लेकिन हाँ, जीवन में काफी कुछ बदला है और एक नई ऊर्जा भी आई है। शुरुआत कर लेते हैं अमेरिकी बाजारों से। देखिए 2 स्टेटमेंट आए हैं।
एक तो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया है, उनका यूएनजीए में यानी कि संयुक्त राष्ट्र में उनका संबोधन हुआ है और उन्होंने कहा है कि भारत और चीन जो है यूक्रेन के युद्ध के टॉप ये फंडिंग कर रहे हैं। तो एक तरह से फिर से वही पुरानी चीजें रिट्रेट की है क्योंकि रूस से भारत भी ऑयल परचेज कर रहा है, चाइना भी ऑयल परचेज कर रहा है, लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा है कि नेटो देश और यूरोप उन्होंने भी रूस से अपनी जो एनर्जी की जो परचेज है उसमें कोई खास कटौती नहीं की है और उन्होंने बड़े सख्त लहजे में कहा है कि नेटो देश खुद के खिलाफ ही युद्ध की फंडिंग कर रहे हैं। करीब 56-57 मिनट का उनका यह संबोधन था और उनमें उस पर उन्होंने काफी जोर देकर यूरोपीय देशों की और नेटो कंट्रीज की आलोचना भी की है। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि मैंने 7 युद्ध रुकवाए हैं और हर एक देश के नेता से सीधी बातचीत की है। हालांकि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को भी निशाने पर लिया है और उन्होंने कहा कि मुझे मदद का एक फोन कॉल तक नहीं आया। तो ये ट्रंप के संबोधन, आगे इसकी और चर्चा करेंगे कि इसके मायने क्या हैं। लेकिन अमेरिकी बाजारों में देख रहे थे कि लगातार नए रिकॉर्ड हाइज बन रहे थे और 4 सत्र की तेजी के बाद डाउ जोन्स की तेजी थमी है। 3 सत्र की तेजी के बाद हमने देखा कि कल S&P 500 और नैस्डैक में भी हमने गिरावट देखी और इस गिरावट की पीछे वजह यह थी कि यूएस फेड के चेयरपर्सन जेरोम पावेल ने कहा है कि अमेरिकी बाजारों के वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे हो गए हैं। एक स्टेटमेंट उनका ये भी आया, उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म में अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ने और एम्प्लॉयमेंट गिरने का रिस्क है और इस स्टेटमेंट के बाद हमने देखा कि जो नैस्डैक रही उसमें गिरावट करीब 225 अंकों के आसपास की कल के सत्र में हो गई। इस गिरावट में आप देखेंगे कि अमेजन में करीब 3% की नरमी आई। इसके अलावा एनवीडिया के शेयर में करीब 3% के आसपास की गिरावट हमने देखी और एनवीडिया के गिरावट के पीछे की वजह यह रही कि ओपन एआई में एक बड़े निवेश का ऐलान किया है कंपनी ने और इसको बाजार ने थोड़ा सा नेगेटिवली लिया है। लेकिन कल के बाजार में अमेरिका में एक थोड़ी सी अननोन कंपनी, हमने तो कभी नाम नहीं सुना था, उसमें गजब की रफ्तार आई है, वो भी आफ्टर मार्केट में। कंपनी का नाम है लिथियम अमेरिकाज। ये कनाडा बेस्ड कंपनी है, अमेरिका में भी ये लिस्टेड है और ये खबर आई कि ट्रंप प्रशासन इस कंपनी में 10% स्टेक लेने पर विचार कर रहा है। तो आफ्टर मार्केट में उससे गजब का उड़ान भरा है। हालांकि $3 के आसपास का ये शेयर था, अब उसका भाव बढ़ के करीब $5-5.5 के आसपास हो गया होगा। एशिया की बात करें, संकेत थोड़े से मिक्स्ड हैं। आप देखेंगे कि जापान के बाजार में, कोरिया के बाजार में थोड़ी गिरावट पर कारोबार हो रहा है। लेकिन अगर हम अन्य संकेतों की बात करें तो जो कमजोरी अमेरिकी बाजारों में आई है और उसके चलते हमने ये देखा कि जेरोम पावेल का जो स्टेटमेंट आया, सोने में लगातार सस्टेन्ड बाइंग है। लगातार 5वें सत्र चढ़ के सोना निकल गया है, अब $3800 के भी ऊपर लगातार बाइंग है। नए रिकॉर्ड लगातार बन रहे हैं और अगर हम क्रूड की बात करें तो 1% की तेजी कच्चे तेल में है क्योंकि इराक के कुर्दिस्तान से एक्सपोर्ट थमने से सपोर्ट मिला है। डॉलर इंडेक्स ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं है, 97.32 के लेवल है डॉलर इंडेक्स के, लेकिन ये जरूर है कि करीब 3 साल के निचले स्तर पर है डॉलर। तो भारतीय बाजार के लिए निश्चित तौर पर एक अच्छी चीज है। हालांकि थोड़ी सी निराशाजनक बात यह है कि हम देख रहे हैं कि रुपए में लगातार स्लाइड है। कल के सत्र में भी हमने देखा कि रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर जाकर बंद हुआ है और जिस तरह से एफआईज की बिकवाली चल रही है, आईटी कंपनीज को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बढ़ी हैं, H1B वीजा को लेकर जो कुछ हुआ है अमेरिका में, तो देखते हैं कि आगे चाल कैसी होती है। लेकिन ये संकेत है और उम्मीद करके आज चलेंगे कि अब देखिए, अब गिफ्ट निफ्टी लगातार चौथे सत्र में गिरावट के संकेत दे तो रहा है। क्या लोअर लेवल पर कोई बाइंग आएगी 3 सत्र की गिरावट के बाद? क्या चौथे सत्र में बाजार थोड़ा सा नीचे खुल के एक सपोर्ट लेगा? ये देखने वाली चीज होगी। इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे जो है विस्तार पे चर्चा जो है कि सारे एसेट क्लासेस पे होगी और सारे एसेट क्लासेस में इंटरेस्ट आ रहा है। गोल्ड, सिल्वर, सब पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक एसेट क्लास है जो एफआईज कहते हैं हम इन्हें, वो भारत में वापस आ नहीं रहे। मानसी, 2 दिन हो गया सेलिंग देखने मिली और कल का सेलिंग आंकड़ा बहुत बड़ा था। और एशियन एफआईज धीरे धीरे देख रहे हैं कि जो एशियन मार्केट्स है वहाँ पे वैल्यूएशन स्ट्रेच हो रहे हैं। तो अगर एशियन मार्केट्स में ही वैल्यूएशन स्ट्रेच है तो भारत में आना चाहिए। बिल्कुल 3 महीने 6 महीने में। तो क्या लग रहे हैं एफआईज डीआईज के आंकड़े आप? शरद, आप तो 2 दिन की बात कर रहे हैं। ओवर द ईयर अगर आप देखें, सिग्निफिकेंट सेलिंग हमने एफआईज की तरफ से देखी है। अब तक अगर आप देखेंगे ड्यूरिंग द एंटायर ईयर
करीब 2,27,000 करोड़ की सेलिंग एफआईएस की तरफ से, और जितनी सेलिंग एफआईएस कर रहे हैं उतना ही सपोर्ट डीआईएस की तरफ से है। अब तक करीब 5 लाख करोड़ है, उससे भी ज़्यादा, 6.25 लाख करोड़ टू बी प्रिसाइज, इतनी खरीदारी डीआईएस ने की है। तो घरेलू संस्थागत निवेशक लगातार भारतीय बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं और विदेशी संस्थागत निवेशकों का कम बैक नहीं हो पा रहा है। एफआईएस के आंकड़े आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल की अगर बिकवाली देखें, करीब 3,500 करोड़ की बिकवाली थी। ड्यूरिंग द एंटायर 5 सेशंस अगर आप देखेंगे, एक हाथ दो जो सेशंस है जहां खरीदारी एफआईएस की बहुत ही छोटा क्वांटम है, कहाँ 600 करोड़ की खरीदारी, और उसके सामने हम देख रहे हैं कहाँ 6,000 7,000 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए। तो छोटे क्वांटम में खरीदारी, करीब 600 करोड़ की खरीदारी के सामने आप देख पाएंगे करीब 6-7 हज़ार करोड़ की बिकवाली कर जाते हैं फायज। और इसी की तरह डीआईएस की कन्विक्शन की अगर बात करें, पूरे साल भर में डीआईएस ने काफ़ी हद तक भारतीय बाजार को सपोर्ट करने का काम किया। ऑलमोस्ट 5,54,000 करोड़ तक की खरीदारी जो है डीआईएस घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से अब तक देखी जा चुकी है। लास्ट 5 सेशंस के आंकड़े भी आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हो, खरीदारी लगातार कायम है डीआईएस की तरफ से। कल के डेटा पॉइंट्स की अगर बात करें तो एफआईएस की बिकवाली के सामने हमने देखा डीआईएस की तरफ से नेट बाइंग ऑलमोस्ट 2,671 करोड़ की। एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर्स, ऑप्शन स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस में जिस तरह का रुख अपना रहे हैं वो भी आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पर एक चीज़ तो है कि इमर्जिंग मार्केट्स में, एशियन मार्केट्स में जहां पर एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ अब ढूंढनी चाहिए, एफआईएस अब भी इंडियन मार्केट्स का रुख नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब भारतीय बाजार के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एडिटर्स टेक का वक्त हो चला है। हमारे साथ सजीत मंघाट जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आज का सत्र भारतीय बाजार के लिए कैसा नजर आ सकता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एंड ग्लोबल फ्रंट पर यूएनजीए की जो मीटिंग थी उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बार तीखे स्टेटमेंट्स दिए हैं। ऑफ कोर्स रशिया को लेकर, इंडिया पर बात करी है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी आदत से मजबूर हैं और कुछ ऐसा कुछ कह ही जाते हैं, और हम भी अपनी आदत से मजबूर है, हम इग्नोर कर रहे हैं उनको। इग्नोर करते ही जाते हैं, हम अपनी तेजी की चाल चलते जाते हैं। बिल्कुल। तो हम अपना कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं। बट अगर आप स्टेटमेंट को देखेंगे तो इस बार उन्होंने, उनका जो इशारा है वो यूरोपियन यूनियन की तरफ है कि, और नेटो कंट्रीज़ की तरफ है कि नेटो कंट्रीज़ एक तरफ से रशिया के लड़ने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ से रशिया से क्रूड ले रही है, ऑयल ले रही है, गैस ले रही है। सो ये जो चीज़ें हैं वो उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको सैंक्शंस करने पड़ेंगे तभी जाके ये वॉर एंड होगा। बट मेरे को नहीं लगता कि ये होने वाला है, क्योंकि अभी आप विंटर सीजन में जाने वाले हैं जहाँ पर एनर्जी नीड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं इन सारी कंट्रीज़ में। और अगर आप इस समय अगर आप कुछ करेंगे तो यही कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा शॉक होगा। तो ये जो हमने कल देखा कि ब्रेंट $68 के आसपास गया कल, ये सब के चलते। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो वॉर है वो इतने आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। लोग लैंड स्वैप की बात कर रहे हैं, पर लैंड स्वैप ज़ेलेंस्की नहीं मानेगा। और जहाँ तक क्रूड और ऑयल सैंक्शंस की बात है वो यूरोपियन यूनियन और नेटो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको अपनी इकोनॉमी को शॉक से बचाना है। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक स्टेटस का यूएस बोल सकता है, ट्रंप बोल सकता है, पर ट्रंप उससे ज़्यादा क्या कर सकता है। 50% ही तो डाला है उसने, 50 वो चाइना पे कर नहीं रहा है और यूरोपियन यूनियन पे भी नहीं कर रहा है, जिससे वो लोग ले रहे हैं। तो वो ट्रंप जानता है कि उसने वो अपने हद तक पहुँच गया है, अब उसके ऊपर वो नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। तो आप कहेंगे हद पे जो है सब एक लगे हुए हैं। लेकिन सर बात करना था एफआईएस का। कल आपने बात किया था कि एशियन एफआईएस की आपसे बात हो रही थी, और एशियन मार्केट्स में जो है हम देख रहे हैं कि बाइंग जो है बहुत सारी इकोनॉमीज में देखने मिल रही है। धीरे धीरे इंडिया में भी इंटरेस्ट आ रहा है, एक अपग्रेड भी एचएसबीसी का है। अब आप एफआईएस का क्या स्टांस लग रहा है? देखिए, कल मेरी बातचीत हो रही थी राजीव बट्रा से, जो कि हेड ऑफ एशिया और इमर्जिंग मार्केट इक्विटी से। उनका कहना ये था कि अगर आप देखें आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो इंडियन मार्केट्स हैं वो 23-24 टाइम्स था पिछले साल फॉरवर्ड अर्निंग्स में। इस बार वो आके 21 पे 20-21 पे। चाइना जो था 8 टाइम्स पी था, वो अभी 14-15 पे पहुंच गया है। कोई उसकी बात नहीं कर रहा कि 8 से 15 हो गया है वो। पर हम इन सब की बस अब ये बात कर रहे हैं कि इंडिया अभी भी 21 पे है। तो वो इसलिए है क्योंकि डोमेस्टिक बाइंग है, डोमेस्टिक सपोर्ट है, और वो जो सपोर्ट है वो एफआई से ज़्यादा है। बट
एफआई ऑल्सो बाहर जो निकले थे वो ये सोच के निकले थे कि वैल्यूएशन घटेगा तो वो अंदर घुसेंगे, पर वो वैल्यूएशन घट नहीं रहा है और डोमेस्टिक फ्लोज जो हैं वो अच्छी तरह सपोर्ट कर रही है, न्यू पेपर को भी सपोर्ट कर रही है और मार्केट को भी सपोर्ट कर रही है। प्राइमरी बहुत एक्टिव है। तो पिछले साल अगर लास्ट 12 महीने का आप देखेंगे तो इंडिया सबसे ज़्यादा इशुएंस वाला मार्केट रहा है पिछले 12 महीने में। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा जो उन्होंने बोला कि इस मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए मोमेंटम फ्लोज की ज़रूरत है और मोमेंटम फ्लोज हमेशा फॉरेन इन्वेस्टर्स लेकर आते हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स को आज की डेट में आपका वैल्यूएशन रिच है, अर्निंग्स वीक है और ग्रोथ स्टेबल है और पॉलिटिकली वी आर स्टेबल। तो ये सब चीज़ें तो चल रही हैं, पर जब तक अर्निंग्स का वो नहीं आता तब तक वो नहीं आने वाले, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अगर आप 12-13% बढ़ेंगे या टीन्स में आपकी अर्निंग्स आएंगी वो काफ़ी है उस वैल्यूएशन को सपोर्ट करने के लिए। तो वो जो मोमेंटम है और ये जो पैसा जो है ये नहीं देखेगा कि अर्निंग्स आने के बाद आएगा, उसको सर एक इंडिकेशन चाहिए और वो इंडिकेशन राजीव के हिसाब से कि अगर आप इस महीने की और अगले महीने की सेल्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो इंडिकेशन आ रहा है कि नहीं, और पैसा ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा कि जैसे ही वो इंडिकेशन आएगा कि भाई आपकी कंजम्पशन बढ़ गई है, वापस आ गई है, जैसे आप जिसको हम कहते हैं फास्ट मूविंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर्स एकदम अगर पॉजिटिव आने लगे सारे के सारे एक एक करके तो पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो वेट नहीं करेगा कि भाई कि मेरे को रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट से पहले पैसा आना शुरू हो जाएगा और वही चीज़ हमको देखने को मिलेगी इधर। तो मार्केट आज के डेट में तो बहुत ही रेंज बाउंड है और बिकवाली बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर आप देखें तो ETF से ज़्यादा बिकवाली हो रही है, पैसिव फंड्स काफ़ी बेच रहे हैं इंडिया में। इंडिया ने इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है, जबकि विद इन द इमर्जिंग मार्केट्स हमारा ग्रोथ अच्छा है, हमारी स्टेबिलिटी अच्छी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, ग्रोथ ट्रिगर्स हैं और फिजिकल और मॉनेटरी ट्रिगर्स भी हैं। संजीव सर बिल्कुल सही बात है, ये नोटिस करने वाली चीज़ है। देखते हैं कि अर्निंग कैसी निकल के आती है। 2 हफ्ते बाद तो अब नतीजों की शुरुआत भी हो जाएगी। गुड मॉर्निंग सर, ये एफएनओ के आंकड़ों से क्या संकेत मिल रहे हैं आज के सत्र के लिए, और ये भी बता दीजिए कि निफ्टी और निफ्टी बैंक में आज क्या स्ट्रेटजी बना के चलना चाहिए। देखिए गिफ्ट निफ्टी तो थोड़ा सा आई थिंक नेगेटिव है अगर मैंने जो लास्ट देखा था, बट निफ्टी का कल जो निफ्टी एक्सपायरी थी वीकली और मंथली एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो निफ्टी का जो स्तर है वो थोड़ा सा नीचे ही रहेगा आज। कल हमने बात की थी कि 25,200 पे कुछ सपोर्ट मिल रहा है, पर वो सपोर्ट थोड़ा सा वीक लिख रहा है एंड वही हुआ कल कि मार्केट जो है 25,200 के नीचे आके बंद हुआ। आज भी अगर हम देखें तो 25,000 और 25,100 पे सपोर्ट है, बट वो सपोर्ट बहुत कम है। और मैं ये पुट राइटर्स के पॉइंट ऑफ से बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है इस मार्केट में, वहाँ पर देखा जा रहा है कि कॉल राइटिंग काफ़ी हो रही है 25,300-400 में, जिसका मतलब ये है कि यहाँ से जब आप ऊपर जाएगा तो काफ़ी आपको रेसिस मिलेगा। 25,500 में तो काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। सो वो जो मूवमेंट ऊपर की तरफ है वो थोड़ी सी मुश्किल लग रही है मुझे आज के डेट में। बट अगर आप देखें कि कल क्या हुआ, तो कल प्राइवेट बैंक शेयर्स थे जो सबसे ज़्यादा एक्टिव थे। उसमें कैश मार्केट में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम्स उन्हीं में आई थी कल का प्राइवेट बैंक्स में। एक्सिस वगैरह में देखो तो 1400 करोड़ का आया था, SGFC में 1100 का, ICICI बैंक में 900 और कोटक में 750 करोड़ के आसपास का डिलीवरी टर्नओवर था। तो वो जो हमने बाइंग देखी निफ्टी बैंक में टुवर्ड्स द एंड सेकेंड हाफ में जो आई थी, वो जो निफ्टी बैंक को ऊपर लेके गया, वो इस बाइंग के थ्रू हुआ था। तो उसमें डोमेस्टिक काफ़ी रहे हैं इन्वेस्टेड और उनमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज भी हुआ है डोमेस्टिक फंड्स का। उसमें हमने जैसे देखा कि निफ्टी पुट कॉल रेशियो जो है वो 0.9 के आसपास है, थोड़ा सा बड़ा है, बट मिक्स सिग्नल आ रहे हैं निफ्टी फ्यूचर्स से। वहाँ पर हमने शॉर्ट्स देखे थे लगभग 77 करोड़ के ओपन इंटरेस्ट पोजीशन जो हैं वो लगभग 27,624 करोड़ के आसपास का है। बट लॉन्ग पोजीशंस हमने जो देखे हैं वो है निफ्टी बैंक में, जहाँ पर 514 करोड़ के लॉन्ग पोजीशंस नेट ऐड हुए हैं और ओपन इंटरेस्ट पोजीशन जो है 5,200
के 40 के आसपास है वहाँ पर। तो वो जो निफ्टी बैंक में हम शॉर्ट कवर होते भी देख रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट घटते भी देख रहे हैं, और निफ्टी बैंक्स जो है अभी थोड़े से लाइट हैं। पिछले 7-8 सेशन में हमने देखा होगा लगभग 2-2.5 हज़ार करोड़ का ओपन इंटरेस्ट पोजीशन घट गया है निफ्टी बैंक में। सो द शॉर्ट्स जो बिल्डअप हो रहे हैं वो घट गए हैं। उसका एक इंडिकेशन ये भी है कि अक्टूबर में जब हम अर्निंग्स में जाएंगे तो हम काफ़ी लोअर शॉर्ट पोजीशन के साथ अक्टूबर में जाएंगे फॉर बैंक, निफ्टी बैंक में। तो वो एक अच्छा इंडिकेशन दिखा रहा है अक्टूबर के लिए। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जैसे हमने बात की 13.8 है, वो थोड़ा सा बड़ा है। वो इसलिए बड़ा है क्योंकि निफ्टी बैंक में लॉन्ग्स ऐड हुए हैं, तो इसलिए तो ओवरऑल देखा जाए तो शॉर्ट्स थोड़े से कम हो रहे हैं सिस्टम में। एक तरह से जो बिल्डअप हो रहा है कि जो नेगेटिविटी थी वो कम होती जा रही है, और कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स में हमने काफ़ी देखा कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि सेल्स बढ़ रहे हैं। लोगों ने जिन्होंने ऑटोस में सेल किया हुआ था, जैसे जेपी मॉर्गन ने कल, राजीव बत्रा थे जेपी मॉर्गन के, उन्होंने बताया कि ऑटोस का उनका सेल था बट उन्होंने अब उसको अपग्रेड करके न्यूट्रल कर दिया है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है कि ऑटोस अभी फोकस में रहेंगे, कंजम्पशन फोकस में रहेगा। राइट, तो ये हो गई स्ट्रैटेजी, ग्लोबल एंड एफएसडीएस की पोजीशनिंग। लेकिन सर अब स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत अगर करें, वैसे तो फूड डिलीवरी स्पेस फोकस रेडार पर है, और आज स्विगी खास तौर से खबरों में रहेगी, बिकॉज रैपिडो में करीब 2400 करोड़ में 12% हिस्सा बेचने की योजना है। क्या फोकस रहेगा और स्टॉक पर कैसा असर पड़ेगा? देखिए 2022 में स्विगी ने खरीदा था स्टेक रैपिडो में $120 मिलियन के आसपास खरीदा था वो स्टेक। उस समय इंटेंशन ये था कि एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट रहेगा उसमें, पर रैपिडो ने आगे जाके अपना स्विगी के एरियाज़ में वेंचर कर लिया है, जैसे कि फूड डिलीवरी हो गई, क्विक डिलीवरी होगी, उसमें वो वेंचर कर रहा है रैपिडो। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है स्विगी के लिए। तो वो ये तो जाहिर है कि ये बिकना ही था। बट अगर आप देखेंगे सितंबर 2024 में जब ये फंड रेजिंग हुई थी तो रैपिडो का वैल्यूशन था लगभग 8,800-900 करोड़, विच इज़ $1.1 बिलियन का। आज जब स्विगी बेच रहा है इसको तो 2400 करोड़ में बेच रहा है, 12%, जो कि उसको 20,000 करोड़ का वैल्यूशन देता है रैपिडो को। तो एक साल में अगर देखा जाए तो रैपिडो की वैल्यूशन ऑलमोस्ट डबल हो गई है, क्योंकि जिस तरह से रैपिडो का ग्रोथ हुआ है और जीएमवी का ग्रोथ हुआ है उसके हिसाब से। प्रॉफिटेबल है रैपिडो? नहीं, रैपिडो प्रॉफिटेबल नहीं है। स्विगी के लिए ये अच्छा ये है क्योंकि वैल्यूशन उसको अच्छी मिली रैपिडो के लिए। पर स्विगी की तरफ से आप देखेंगे तो 5-5.5 हज़ार करोड़ का उनका कैश ऑलरेडी है, 2,400 करोड़ का कैश और आ जाता है उनके बुक्स में। तो वो जो है एक तरह से उनका जो कैश सप्लीमेंट करता है, क्योंकि वो क्विक कॉमर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अगर आप देखें कि स्विगी ने ये भी बोला है कि वो इंस्टामार्ट को सेपरेट सब्सिडरी बना रहे हैं, तो वो भी एक आगे जाके एक तरह से अच्छा ये है कि बिजनेस इंडिपेंडेंट होगा। और जो अगर उनको फंड रेजिंग करनी भी है आगे जाके इंस्टामार्ट को, तो वो अच्छी तरह फंड रेज कर सकते हैं इंस्टामार्ट को। और वो फॉर गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू में भी वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट और एजाइल रहेगा। वो ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो और आपके जो 2 ई कॉमर्स कंपनीज हैं जिन्होंने क्विक कॉमर्स शुरू किया है, वहाँ पर कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। डिस्काउंट्स हेवी होते जा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पुश होती जा रही है। तो ये सब चीज़ें जो है वो मार्केट देखेगी। पर आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो स्विगी के लिए 2,400 करोड़ एक अच्छा अमाउंट है, जो उसके कैश किटी को बनाता है, जिसको कहते हैं ड्राई पाउडर रखना अपने बैलेंस शीट में, ताकि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कर सके। एब्सोल्युटली। और सजीत सर, अभी जो आप बता रहे थे कि भले ही ट्रंप अपनी आदत से मजबूर है, लेकिन भारतीय बाजार अपनी तेजी की चाल चलता है। सबसे पहले तो थैंक्स ये पूरा एडिटर्स टेक और बाजार पर अपना नजरिया हमें बताने के लिए, लेकिन साथ साथ हमारे व्यूअर्स को हम जो बायलैटरल ट्रेड टॉक्स और बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स के टेकअवेज आ रहे हैं, उसमें पीयूष गोयल जी ने जो बयान दिए हैं वो भी आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो नवरात्रों में ही ट्रेड नेगोशिएशंस की शुरुआत वापस होती दिखी है, और पीयूष गोयल की तरफ से इस वक्त जो ताज़ा बयान है आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, भारत एनर्जी के क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी है, और इसी टॉक्स में पेट्रोलियम और न्यूक्लियर एनर्जी पर भी चर्चा होने की यहाँ पर बातचीत की जा रही है। और साथ ही यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर
साथ ही अगले कुछ सालों में यूएस से ट्रेड में बढ़ोतरी की भी उम्मीद है। पीयूष गोयल के ये बड़े बयान हैं जो कि आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूएस के साथ एनर्जी प्रोडक्ट्स ट्रेड में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। और आपको बता दें कि इंडिया और यूएस ने लेटेस्ट राउंड ऑफ एंगेजमेंट्स जो है फर्स्ट ट्रांच बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स के शुरू कर दिए हैं। मीटिंग बिटवीन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल और यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर के बीच ये बातचीत चल रही है और इसके टेकअवेज लगातार वक्त पर जो भी अपडेट्स हमारे सामने आ रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग और भारतीय बाजार के लिए ये सारी इंपॉर्टेंट टेकअवेज और काफ़ी हद तक पॉजिटिव हैं। फेस्टिवल सीजन की शुरुआत के साथ साथ इस तरह की पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म के साथ भी शुरुआत हम कर रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और भारतीय बाजार का रुख अप करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज के सत्र में भारतीय बाजार के लिए जो सारे सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं वो कैसे नजर आ रहे हैं। अगर आप देखिए विदेशी बाजार से संकेत तो गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस करीब 80 अंकों की बिकवाली हम देख पा रहे हैं। 25,180 के स्तर गिफ्ट निफ्टी पे इस वक्त नजर आ रहे हैं। कल के सत्र में अगर आप देखेंगे 25,170 के लेवल्स पर ही निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई थी। ड्यूरिंग द एंटायर सेशन हमने देखा वॉलेटाइल मूव्स थे, भारतीय बाजार संभलने की लगातार कोशिश भी कर रहे थे एंड ड्यूरिंग द सेशन स्मार्ट रिकवरी भी अटेम्प्ट की। निफ्टी के साथ साथ अगर बैंक निफ्टी देखेंगे इन कंपैरिजन बैंक निफ्टी की चाल ज़्यादा मजबूत थी, ब्रॉडर मार्केट्स में उथल पुथल थी। लेकिन चलिए अब आज के लिए स्ट्रैटेजी और साथ ही ट्रेडिंग आइडियाज़ बाजार खुलने से पहले हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपको बता रहे हैं और ये सिलसिला हमने 7 बजे से शुरू कर दिया है जहां हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं और एक एक कर आपको ट्रेडिंग आइडियाज़ और बाजार पर अपनी रणनीति बताते हैं। इसी कड़ी में निमेश ठाकर .com के निमेश ठाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमेश गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईट नाउ स्वदेश पर। फेस्टिवल ग्रीटिंग्स टू यू। बताइए आज के सत्र के लिए किस तरह देख रहे हैं बाजार की चाल आप? वेरी गुड मॉर्निंग एंड आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए मार्केट में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो वोलेटिलिटी है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक अच्छा रनअप आ गया था और ये रिसेंटली जो कुछ भी करेक्शन है अब निफ्टी एक अच्छे सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। तो नीचे में मानता हूं कि 25,100 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसिडर किया जाएगा क्योंकि अर्लियर हम लोगों ने देखा था कि 25,100 को ब्रेक करने में काफी दिक्कतें आई थी। तो अब मैं मानता हूं कभी ये जो रेजिस्टेंस था वो भी सपोर्ट बन गया और यहाँ से निफ्टी के अंदर हम लोग जो है वो यहाँ से बाइंग आते हुए देखेंगे। पर्टिकुलरली जिस तरह से कल के सेशन में हम लोगों ने बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक के अंदर देखा था, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी से और बैंकिंग स्टॉक से एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से हम लोग ग्रेजुअली रिकवरी तरफ के मूव की तरफ ही जाएंगे, ऐसे चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। तो ऑल ओवर सेटअप पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म के अंदर एक अच्छे सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से मैं बाई रिकमेंड करूंगा निफ्टी के अंदर, यहाँ से बाई करके चले जाए। अगर ये गैप अप ओपनिंग जो अभी 80 पॉइंट के आसपास दिखा रहा है, अगर नीचे निफ्टी 25,100 के आसपास ओपन होती है तो डेफिनेटली यहाँ से निफ्टी को लॉन्ग करके चलना चाहिए और ऊपर मैं मानता हूँ कि 25,400 तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। इम्पोर्टेंट लेवल्स निफ्टी बैंक की निमेश जी की तरफ से। निमेश जी आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे? देखिए दो पिक है, दोनों बाय रिकमेंडेशन है। सबसे पहले कल हम लोगों ने दो सेक्टर्स में से एक अच्छा मूवमेंट देखा। सबसे पहला ओएमसी से, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के अंदर आप देखिए तो एक अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर सेटअप हुआ है तीनों कंपनियों के अंदर और मुझे लग रहा है कि यहाँ से ओएमसी जो है वो एक अच्छा कर सकती है। तो बीपीसीएल के अंदर करंट लेवल से बाय रिकमेंडेशन है। स्टॉक ने 200 दिन की एवरेज के पास एक अच्छा सपोर्ट लिया है और डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर भी बनाया है और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो बीपीसीएल यहाँ से बाय रिकमेंडेशन है। नीचे की तरफ 320 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर मैं मानता हूँ कि 345 355 तक के लेवल आने वाले दिनों में या पोजिशनल बेट के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर देखिए काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और स्टॉक ने अभी एक जो रिसेंटली एक जो स्विंग का हाई था उसका कल के सेशन में विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ब्रेकआउट भी दिया है। पिछले 3-4 दिन से आप देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम चल रहा है। तो मेरा मानना है कि ये मोमेंटम और भी बरकरार रहेगा। तो कैनरा बैंक यहाँ से बाय रिकमेंडेशन है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो 118 का लगाना है। अभी कल का क्लोजिंग था वो 122 के आसपास था। अगर नीचे निफ्टी ओपन होती है और कहीं पर 120 के आसपास मिलता है तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनेगा कैनरा बैंक के अंदर और ऊपर में 126 के आसपास के लेवल 1 या 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। तो कैनरा बैंक और बीपीसीएल ये दो स्टॉक के अंदर मैं बाय रिकमेंड करता हूँ।
ठीक है, केनरा बैंक और बीपीसीएल ये दो शेयर हैं जिस पर निमेश जी की खरीदारी की राय है। बैंकिंग स्पेस में ही एक और राय चाहिए आपसे निमेश जी, और वो है एसबीआई का। 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर के आसपास ये शेयर पहुंच गया है और पिछले 5 सत्र में करीब करीब 5% चल गया है। 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप रीगेन कर लिया इसने, और उम्मीद ये की जा रही है कि आरबीआई से अगली पॉलिसी में एक और रेट कट आने वाला है 0.25% का। देखते वो तो आगे की बात है क्या होगा, लेकिन शेयर ने बड़ा बढ़िया हमने देखा कि जो फंसता था ना 820-25 वो तो काफी पहले पार कर लिया और अब 875 रुपए के आसपास है शेयर। एसबीआई में क्या आपकी रणनीति होगी? क्या एसबीआई में ये तेजी की चाल हम आगे भी देखेंगे और क्या इसमें बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए? देखिए अभी देखिए एसबीआई के अंदर अभी जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है, एक इससे पहले 875 से स्टॉक के अंदर हम लोगों ने एक करेक्शन देखा था, तो अभी एक स्विंग का एक रेजिस्टेंस एरिया के पास ट्रेड कर रहा है। मैं थोड़ी वेट एंड वॉच करूंगा क्योंकि कल के सेशन में एक अच्छा मूव दिया था, बट अगर आज के सेशन में भी ये फॉलो बाइंग कंटिन्यू रहता है और 875 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट जो है वो कंफर्म होगा। तो अभी फिलहाल एक छोटे से रेजिस्टेंस के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से अभी 870 के पास आपको फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो 855 के आसपास एंट्री ले सकते हो, अदरवाइज 875 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो एसबीआई के अंदर एक ब्रेकआउट कंसिडर होगा और स्टॉक के अंदर बड़ा रनअप मैं मानता हूं कि ऊपर में 920 तक देखने को मिल सकेगा। तो फिलहाल स्ट्रक्चर बुलिश है, चार्ट बुलिश है, ब्रेकआउट के वर्ज के ऊपर है, बट ओनली ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं हम लोग। तो अगर 875 के ऊपर निकलता है तो एसबीआई के अंदर बाय रिकमेंडेशन है। ठीक है, 875 के ऊपर निकली तो बाइंग की रिकमेंडेशन है। एसबीआई के शेयर में भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कल 870 रुपये 60 पैसे वहां की क्लोजिंग आई है। हालांकि इंट्राडे में 874 रुपये के हमने भाव देखे हैं, लेकिन 52 हफ्ते का जो ऊपरी स्तर है 875 उसके पार अगर निकलता है तो फिर 900 रुपये की तैयारी आप कर लीजिएगा। एक और शेयर जिस पर आपसे व्यू चाहिए निमेश जी, और कल हमने देखा कि वॉल्यूम बहुत अच्छा था। अशोक लेलैंड 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर यह भी शेयर पहुंचा और पिछले महीने भर में करीब करीब 10% के आसपास की तेजी दिखा चुका है। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि जीएसटी रिडक्शन के बाद तमाम ऑटो कंपनीज की बल्ले बल्ले हैं और पहले भी चले, और अशोक लेलैंड में हम सस्टेन बाइंग अभी भी देख रहे हैं। क्या व्यू होगा आपका अशोक लेलैंड में? क्योंकि ये मतलब बाकी कंपनी से अगर हम तुलना करेंगे तो उतना चल नहीं पाया, उम्मीदें ज्यादा होती है अशोक लेलैंड से। क्या ये चार्ट फॉर्मेशन आपको ये विश्वास दिला रहा है कि ये तेजी यही नहीं थमेगी और चलेगा शेयर ये? देखिए अभिजीत जी, ये बहुत बड़ी तेजी दिख रही है और यही अशोक लेलैंड के ऊपर करीब हमारे 4 सितंबर के आसपास मेरा बाय रिकमेंडेशन भी था 131 के प्राइस के ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि अशोक लेलैंड ने जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बनाया है काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, और जिस तरह से मोमेंटम बन रहा है ऊपर में, अशोक लेलैंड 160 से पहले कहीं पर रुकेगा नहीं, ये देख लीजिएगा, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है टारगेट प्राइस बन रहे हैं 160, तो और यहाँ से 10% की तेजी अशोक लेलैंड के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो पोजिशनल बाय रिकमेंडेशन है अशोक लेलैंड के अंदर 130 से मेरा, और 165 तक के टारगेट देखेंगे, ऐसे चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। तो अभी भी जो जगह है वो अभी भी 15 रुपए की जगह है, टारगेट प्राइस है। तो डेफिनेटली अशोक लेलैंड के अंदर व्यू भी बुलिश है और यहाँ से अभी और आप मोमेंटम प्ले करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं। मोमेंटम दिखेगा, फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड है। निमेश क्विकली आपके स्टॉप लॉस भी बताइए। 144 के लेवल्स पर कल क्लोज हुआ था, यहाँ से ऊपरी टारगेट्स तो आपने बताया, स्टॉप लॉस क्या होंगे? देखिए अगर फ्रेश एंट्री अगर कोई लेता है तो मैं मानता हूं कि नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस रहेगा वो थोड़ा दूर का रहेगा, 136 का रहेगा, और ऊपर में मैं मानता हूं कि 160 तक के टारगेट जो ओरिजिनल टारगेट थे मेरे वो रहेंगे। पर स्ट्रैटेजी निमेश की तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज एंड स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत लगातार जारी है, लेकिन इस बीच खबरों के दम पर कहां पर एक्शन है? कल बाजार बंद होने के बाद से लेकर अब तक जो इम्पोर्टेंट खबरें एक्सचेंजेस पर आई हैं, उनमें से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, वो सारी खबरों वाले शेयर्स लेकर शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले जो है स्विगी पे नज़र रखेंगे। सबसे पहला बात है कि कंपनी जो है अपनी इस रैपिडो की स्टेक की बिकवाली कर रहे हैं। प्रोसोस वेस्टविट कैपिटल को लगभग 2400 करोड़ रुपए का जो है ओवरऑल फ्लो रहने वाला है। इनके कैश बैलेंस रिजर्व्स अच्छे हो जाएंगे और कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग भी कर रही है अपने इंस्टामार्ट बिजनेस को, जहां पे इन्वेंट्री लेड बिजनेस मॉडल पे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो दोनों ही एक्शंस जो है वैल्यू एक्रेटिव है स्विगी के लिए, स्टॉक के लिए
पॉजिटिव रिएक्शन रहेगा। आईटी स्टॉक्स में जो है थोड़ी प्रेशर देखने मिल सकती है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो H1B वीज़ा की प्रतिक्रिया है उसको लॉटरी से चेंज करके जो है वो एक्सपेक्ट करे कि हायर पेड हायर स्किल्ड लेबर्स की तरफ आए, तो और ज़्यादा स्ट्रेस जो है बढ़ सकता है आईटी कंपनीज़ की। और पिछले 3 सेशन में हम आईटी स्टॉक्स में गिरावट भी भारी देख रहे हैं। टेक्सटाइल स्टॉक्स की बात करें तो एक हाई लेवल डेलीगेशन विजिट है यूके की, जहां पे भारत और यूके के ट्रेड रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट स्टॉक्स पे जो है आप ज़रूर नज़र रखें। बजाज इलेक्ट्रिकल्स मॉर्फी रिचर्ड्स का ब्रांड और आईपी राइट्स को एक्वायर किया है। टोटल एक्विजिशन कॉस्ट 146 करोड़ रुपीस का है, स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। वही HCL टेक की बात करें तो बड़ी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर स्वीडन के साथ जो है AI रिलेटेड करार किया है, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है HCL टेक में। वही एक्सो नोबल की बात करें तो आज ब्लॉक डील संभव है, जहां पे इंपीरियल केमिकल लगभग 5% स्टेक की बिकवाली करेंगे, जिसका कुल डील साइज लगभग 750 करोड़ रुपए का होता है और फ्लोर प्राइस 4% डिस्काउंट पे है कल के क्लोजिंग प्राइस से। दिल्ली बिल्डकॉन की जो जेवी है उनको लगभग 1100 करोड़ का ऑर्डर मिला है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए केरला में। और PVR आइनॉक्स की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव रिएक्शन आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट करे कि कर्नाटक हाईकोर्ट 200 रुपये प्रति मूवी के जो टिकट प्राइसेस है उस पर प्राइस कैप लगा के ही रखेगा। अगला स्टॉक लेमन ट्री रहेगा। 3 बड़े अनाउंसमेंट्स आए हैं, 3 नए लॉन्चेस कर रहे हैं। एक आंध्र प्रदेश की प्रॉपर्टी है, दूसरा बनारस की प्रॉपर्टी है और तीसरा रेवा मध्य प्रदेश की प्रॉपर्टी है, जहां पे बाजार की नज़र रहेगी। और आखिरी स्टॉक मिंडा कॉप रहेगा। विजन 2030 टारगेट जो है कंपनी ने अनाउंस किए हैं और ये बड़े अनाउंसमेंट्स आए हैं 2030 के टारगेट को लेकर। रेवेन्यू लगभग 3.5 गुना बढ़ेगा आने वाले सालों में। एबिडा मार्जिन 12.5% के ऊपर। नेट डेट इक्विटी जो है 0.3x के नीचे आ जाएगा। और इम्पॉर्टेंटली ROC आंकड़े जो रेट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं वो 25% के ऊपर आ जाएगा। करंट लेवल्स ये लगभग 20% के हैं। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आपको ऑफकोर्स एक्शन दिखेगा। शुक्रिया ये सारे खबरों वाले शेयर्स में बताने के लिए। और यस, फूड डिलीवरी स्पेस फोकस रेडार पर रहेगी और इसके अलावा भी लगातार हम देख रहे हैं फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक भी डिफेंसिव के तौर पर वॉलेटाइल मार्केट्स में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वैसे निमेश, इन दिनों कंजम्पशन और ऑटो पर लगातार चर्चा हो रही है और उससे अलग, उससे इतर सेक्टर्स पर चर्चा मानो कम सी होती जा रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स ऑब्वियस है यहाँ पर, यहाँ से आगे ऑटोमोबाइल स्पेस और कंजम्पशन जो है काफ़ी हद तक डिमांड के फ्रंट पर प्ले आउट होता दिखेगा। लेकिन फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्पेस पर आपसे टेक ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ डेवलप हो रही है, हॉस्पिटल स्पेस हो, ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर ऑलवेज हम देखते हैं कि ट्रैक्शन जो है बढ़ता ही जाएगा। अब अगर सारे की सारे कह सकते हैं नज़रें कंजम्पशन पर है, तो एक अपॉर्चुनिटी है कि फार्मा स्पेस को भी प्ले आउट किया जा सकता है। और अगर हाँ आपके हिसाब से, तो फिर किस तरह से सेक्टर में, इसमें सब सेक्टर्स कई सारे हैं, कहाँ पर नज़र होनी चाहिए? देखिए, मानसी, फार्मा सेक्टर के ऊपर डेफिनेटली एक नजरिया जो है वो बुलिश का है, बट पर्टिकुलरली जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है और जिस तरह से बार बार ट्रम्प साहब फार्मा के ऊपर टैरिफ की बात कर रहे हैं, तो मार्केट में यहाँ से थोड़ा जो है अभी कंसोलिडेशन, जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक कोई बड़ा मूव आएगा ऐसा नहीं लगता है। बट पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो सिप्ला का एक काउंटर है जिसके अंदर हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में एक अच्छा करेक्शन देख लिया है और स्टॉक अभी देखे तो 100 डेज और 200 डेज के सपोर्ट के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ से डाउनसाइड सिप्ला के अंदर काफी लिमिटेड है। 1500 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आ रहा है जो 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का है और अभी 1525 के आसपास चल रहा है और स्टॉक में रिसेंटली करेक्शन भी आ गया है। तो यहाँ से अगर आपको बाय करना है तो सिप्ला के अंदर करंट लेवल से बाय कर सकते हैं और स्टॉक के अंदर फिर से हम लोग जो है वो एक साइडवे ट्रेड में चल रहा है, तो 1650 तक के लेवल, 1650 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं। तो सिप्ला में करंट लेवल से बाय रिकमेंडेशन है। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस लगाना है तो 1480 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना है और 1600 पहला टारगेट, 1650 दूसरा टारगेट रहेगा। और दूसरा ये स्पेस के अंदर जो अच्छा मोमेंटम दे रहा है वो है लोरस लैब। लोरस लैब के अंदर अगर आप देखिए तो कंप्लीटली स्टॉक ने एक आउट परफॉर्म किया है। स्टॉक अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के नजीक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर भी जो भी गिरावट आती है तो लोरस लैब में मानता हूँ कि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देगा। तो नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस है वो लोरस लैब के अंदर 880 के स्टॉप लॉस है
लॉरस लैब में बाय करना है। और अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा तो स्टॉक में मैं मानता हूं कि ऊपर के अंदर 950 तक के लेवल देखने को मिलेंगे शॉर्ट टर्म में। तो लॉरस लैब और सिप्ला ये दोनों स्टॉक के अंदर भी मैं बाय रिकमेंड करता हूँ। तो दो कॉल्स फार्मा स्पेस और लेबोरेटरी स्पेस को लेकर लॉरस लैब्स और सिप्ला, इस पर नजर रखनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स स्पेस इस सेक्टर के माने जाते हैं, यहाँ पर एंट्री अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप हो रही हैं। हमारे साथ मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल राहुल शाह भी अब जुड़ गए हैं, आइए उनका भी स्वागत करते हैं। राहुल गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुरुआत वैसे हम देख रहे हैं, अभी निमेश से भी मैं बात कर रही थी, कंजम्पशन पर लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन उससे अलग उससे इतर सेक्टर्स पर भी बात करना इस वक्त ज़रूरी हो जाता है। और कंजम्पशन के साथ साथ चर्चा का विषय तो आईटी सेक्टर भी बना है। पिछले दिनों जैसे हमने देखा H1B वीज़ा की फीस इंक्रीज को लेकर जो खबर आई, उसके ठीक बाद डोमेस्टिक आईटी प्लेस पर उसका एक हमने रिएक्शन देखा। और अब ताज़ा खबर यह है कि H1B वीज़ा की जगह अब वेज बेस्ड रूल ट्रंप लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका ये मतलब होगा कि ज़्यादा स्किल्स वाले लोगों को वीज़ा मिलेगा, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ती दिखेंगी। इन द लाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस हम देख रहे हैं कल तो इनफैक्ट टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स यूएस में जो है नैस्डैक, वहाँ पर भी बिकवाली का दबाव था। वैसे वहाँ पर काफ़ी मजबूती रहती है, लेकिन कल के सत्र में विपरीत एक्शन नैस्डैक में भी नजर आया। अब ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट डोमेस्टिक आईटी प्लेस पर आप कैसे देख रहे हैं? और ऑफ कोर्स लगातार एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि स्पेस को वॉच लिस्ट में रखा जाए, लेकिन जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है उनके लिए राय क्या होगी? हाय गुड मॉर्निंग। आई थिंक एक चीज तो देखने को मिल रही है कि आईटी स्पेस विदाउट दिस अनाउंसमेंट आल्सो आई थिंक मेरे ख्याल से काफी हद तक स्लगिश क्वार्टर्स देखने को मिले या फ्लैटिश क्वार्टर ऑन क्वार्टर मोस्ट ऑफ द कंपनीज में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। इसी कारण हम देख रहे हैं कि लास्ट 12 से 18 महीने से कंसिस्टेंटली आईटी स्टॉक्स के अंदर नर्वसनेस देखने को मिली है, वैल्यूएशंस कंफर्ट आते हुए देखने को मिले हैं। तो मार्केट में देखा गया है कि पी मिलता है ग्रोथ का। अगर स्लगिश क्वार्टर्स रहेंगे तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स नर्वस ही रहेंगे। तो आप देखिए कि लास्ट 2 साल के अंदर मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप आईटी कंपनीज आर नोवेयर, और मेरे ख्याल से रिटर्न्स मेरे ख्याल से नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं रेंजिंग फ्रॉम 10 to 15% एंड वीज़ा-वी कई स्टॉक्स के अंदर ज्यादा भी देखने को मिले। तो मेरे ख्याल से ये जितनी भी ज्यादा खबरें आती रहेगी, फर्स्ट है सबसे पहले है कि कोर बिजनेस, आई थिंक कोर बिजनेस में ही मेरे ख्याल से स्लगिशनेस देखने को मिली है। तो मेरे ख्याल से जब तक वहां पे ग्रोथ आते हुए नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता है कि बाकी सब नॉइज को हम ओवरकम कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है 2-3 साल का नजरिया है, तो ये साइकिल मेरे ख्याल से नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के बाद थोड़ा सुधरता हुआ देखने को मिल सकता है ओवरऑल आईटी कंपनीज के अंदर, वहां पे तो ग्रोथ मिल सकती है। सेकेंडली आई थिंक या फिर काफी सारे मिड कैप आईटी कंपनीज, मेरे ख्याल से जो नीश आईटी कंपनीज है, तो मेरे ख्याल से उसमें इम्पैक्ट रहेगा लेकिन थोड़ा कम रहेगा। तो आप देखें तो मिड कैप आईटी कंपनीज ही लास्ट 1-1.5 साल के अंदर आउट परफॉर्मेंस रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी भी यहाँ पे जिस इन्वेस्टर्स को आइदर रीशफल कर देने चाहिए काफी लार्ज प्लेस आईटी कंपनीज में से, स्टॉक स्पेसिफिक में से मिड कैप आईटी कंपनीज में आ जाना चाहिए। तो यदि ये एक राय रहेगी, या सेकंड इज आई थिंक यू कंटिन्यू होल्ड इफ यू आर होल्डिंग अ लार्ज आईटी प्लेस फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म तो ओवरऑल आईटी क्षेत्र के नेक्स्ट 2-3 साल के लिए जो ठीक ही लग रहा है ये लेवल से। ये बिल्कुल यहाँ पे ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है इंडिया का आईटी स्टोरी जो है इंटैक्ट है। मिड कैप स्पेस में भी ऑप्शंस हैं, लार्ज कैप में भी है, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन चलिए, ब्रोकरेजेस में जो है बहुत एक्शन देखने मिल रहा है और कहीं पे अपग्रेड्स आ रहे हैं, तो कहीं पे आप कह रहे हैं कि एक सेक्टरल थीमेटिक मूव्स आ रहे हैं। ज़रा बताएं रविंदर, क्या है ब्रोकरेज टेक? गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग शरद। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सन फार्मा से, जहाँ पर मोतीलाल ने अपनी रिपोर्ट निकाली सन फार्मा पर, और उन्होंने मेंटेन रखा है अपनी बाय रेटिंग को, और टारगेट प्राइस जो है इस पर 1960 का रखा। उनका कहना है कि नए लॉन्च और मार्केटिंग एक्सपेंस से जो ब्रांडेड मार्केट है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और FY25 से 27 के बीच में जो अर्निंग्स CAGR है वो 14% से ग्रो हो सकता है, और स्पेशलिटी सेगमेंट का जो ग्रोथ सेल्स CAGR है वो 17% से ग्रो हो सकता है FY25 से लेकर 27 के बीच में। UPL पर यहाँ पर एंटिक ने अपनी रिपोर्ट निकाली, जहाँ पर उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 700
730 से बढ़ाकर 760 का रखा है। उनका कहना है कि जो डीलेवरेजिंग है उससे कंपनी पर बड़ा असर पड़ सकता है और जो मार्जिन एबिटा मार्जिन है कंपनी का उसमें जो है आगे चल के अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इंडसइंड बैंक पर यहाँ पर सिटी ने अपनी रिपोर्ट निकाली और उन्होंने अपनी सेल रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 765 का रखा है इंडसइंड बैंक पर, जहाँ पर उनका कहना है कि Q2 में जो स्लिपेजेस है उसमें जो है बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और जो क्रेडिट लागत है उसमें बढ़ने से FY26 में जो है FY26 में उस पर चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं इंडसइंड बैंक पर। आदित्य बिरला फैशन की बात करें तो यहाँ पे मोतीलाल ने अपनी न्यूट्रल रेटिंग को मेंटेन रखा और टारगेट प्राइस जो है 85 से बढ़ाकर जो है 100 पे रखा। उनका कहना है कि जो कंपनी का जो मार्जिन है उसमें कंपनी जो है अपने मार्जिन को बढ़ाने पे फोकस कर रही है और रिसेंटली उन्होंने जो नया स्टोर लॉन्च किया है ओन जो कि जेन जी पर फोकस करेगा और FY26 से FY27 का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 5 से 8% पर रह सकता है। इसी के साथ साथ अगला जो स्टॉक आज फोकस में रह सकता है श्री लोटस डेवलपर्स, जहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने जो है इस पर इनिशिएट किया है कवरेज बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस जो है इस पर 250 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कुछ की ट्रिगर्स कंपनी के लिए हाईलाइट किए, जैसे कि उनका कहना है कि जो लग्जरी रीडेवलपमेंट है उसमें कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है काफ़ी अच्छा है और मजबूत कलेक्शन और अच्छे मार्जिन से जो कंपनी को आगे चल के फ़ायदा हो सकता है और FY25 से लेकर 28 के बीच में जो प्री सेल्स CAGR ग्रोथ है वो 129% हो सकती है। आखिर में बात करेंगे स्विगी भी आज काफ़ी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर नौमिरा ने अपनी रिपोर्ट निकाली स्विगी पर, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो स्विगी के जो न्यूज़ आई उसमें उन्होंने कहा है कि जो रैपिडो का कंपनी 12% का स्टेक सेल करेगी और क्विक कॉमर्स जो सेगमेंट है इसमें काफ़ी कंपटीशन बढ़ रहा है और मैक्रो इकोनॉमी में जो अनसर्टेनिटी है वो एक चैलेंजिंग रहेगा स्विगी के लिए, तो स्विगी भी जो आज फोकस में रह सकता है। धन्यवाद रविंदर, आप जो हमें बताया कि ओवरऑल किस तरह जो है ब्रोकरेजेस की टेक देखने मिल रही है, लेकिन एक कॉन्ट्रा व्यू है मेरा इंडसइंड बैंक को लेके। ब्रोकरेजेस बता रहे हैं कि Q2 में इश्यूज आ सकता है, डाउनग्रेड आ सकते हैं, लेकिन कल स्टॉक की चाल देखे, स्टॉक 3% ऊपर है, डेज हाई पे कल बंद हुआ था इंडसइंड बैंक और यहाँ पे ऑफकोर्स CFO की अपॉइंटमेंट आई थी, जो सबसे पहला पर्सन है जो मैनेजमेंट रिजेक्ट हुआ उसके बाद देखने मिला। डेज हाई पे इंडसइंड बैंक जो है बंद हुआ है। निमेश जी, कॉन्ट्रा ट्रेड अगर लेना पड़े अगेंस्ट द ब्रोकिंग हाउसेज जो भी उनके कॉल्स आए हैं, तो आप इंडसइंड बैंक पे आपकी क्या राय रहेगी? वॉलेटाइल काउंटर है तो यहाँ से थोड़ा दूर रहे या यहाँ पे लगता है कि लॉन्ग पोजीशंस बन सकते हैं? अब छोटे अवधि के लिए भी हो सकता है या पोजिशनल भी हो सकता है, ज़रा चार्ट देख के बताएं। देखिए, अगर प्योरली टेक्निकल के ऊपर बात करें तो कल के सेशन में बुल एंगल्फिंग पैटर्न बनी थी विथ वॉल्यूम आया था और स्टॉक ने कल के सेशन में जो 21 EMA का जो रेजिस्टेंस एरिया था उसके ऊपर बन दिया है, तो यानी शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। 750 के ऊपर कंटिन्यूस इंडसइंड बैंक का व्यू पॉजिटिव लग के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस की अगर बात करते हैं तो नीचे की तरफ क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर 740 का एक स्टॉप लॉस लगा के इंडसइंड बैंक के अंदर कॉन्ट्रा कॉल लेना हो तो ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल रहेगा और यहाँ से अगर ट्रेंड रिवर्सल आता है नए CFO को रिक्रूटमेंट से लेके, तो मैं मानता हूं कि नियर टर्म में जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर दिखा रहे, मेजर रेजिस्टेंस एरिया जो बन रहा है वो 810 के आसपास बन रहा है, तो यहाँ से आपका मोटा मोटा 15 रुपए का स्टॉप लॉस जाएगा और ऊपर में अगर आप सही रहते हैं तो ऊपर में आपको 45 to 50 रुपीज का गेन मिल सकता है। तो रिस्क टू रेशियो काफी फेवरेबल है, 1:3 का रिस्क टू रेशियो है, यहाँ से बाय करके चल सकते हैं, कॉन्ट्रा कॉल ले सकते हैं। मैं आपके साथ एग्री हूँ शरद जी, इंडसइंड बैंक के अंदर बाय करके चलना चाहिए। इंडसइंड में खरीदारी की सलाह है। 755 रुपए पर कल इसकी क्लोजिंग हुई है। एक और शेयर जो आपको आज तेजी दिखाएगा, बाजार खुलते ही देखते हैं कि तेजी सस्टेन कितनी करती है, वो है दिलीप बिल्डकॉन का शेयर। ये चला भी है, लेकिन अच्छी खबर ये आई है कि केरल के पलक्कड़ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए एक ज्वाइंट वेंचर इन्होंने किया था, उसको ऑर्डर मिला है 1115 करोड़ रुपए का। तो दिलीप बिल्डकॉन, राहुल जी गुड मॉर्निंग, क्या व्यू होगा आपका शेयर को लेकर, क्योंकि हमने देखा कि पिछले महीने भर में 15-18% के आसपास की तेजी दिलीप बिल्डकॉन ने दिखाई है। हो सकता है कि आज ये ऊपर खुले शेयर, कितना कन्विंस्ड हैं आप इसकी तेजी को लेकर? गुड मॉर्निंग। आई थिंक जिस तरह से हम देखें कि आई थिंक एंटायर इंफ्रा एज अ प्ले हम देखें तो सभी के वैल्यूएशंस मेरे ख्याल से रीजनेबल्स हैं।
अब बात करें इन सिंक विद स्मॉल एंड मिड कैप या मिड कैप स्टॉक्स के अंदर कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से वन ऑफ दिस सेक्टर जो मेरे ख्याल से काफी हद तक मेरे ख्याल से साइडवेज टू नेगेटिव रहा है, तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन कंफर्ट है। और ये दिलीप बिल्डकॉन के अंदर ऑब्वियसली आपने जैसे आपने बताया 15 से 18% ये रैली कर चुका है और ये न्यूज के कारण मेरे ख्याल से थोड़ा और भी चल सकता है। बट इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो मुझे लग रहा है कि पूरा एंटायर बास्केट दिलीप बिल्डकॉन बोले, नागार्जुन एनसीसी की बात करें तो दोनों स्टॉक्स मेरे ख्याल से लिए जा सकते हैं फॉर नेक्स्ट 1 ईयर और सो। ठीक है, मिंडा कॉर्प को लेकर ये व्यू हो गया। एक और कंपनी जहां पर आज हो सकता है कि आप बड़ी तेजी देखी वो है मिंडा कॉर्प, क्योंकि इन्होंने विजन 2030 का ऐलान किया है और इनका टारगेट ये है कि 2030 तक जो आय है उसको 3.5 गुना कर दिया जाए। 17,500 करोड़ रुपए का टारगेट रखा आय का और कर्ज मुक्त कंपनी यानी कि डेट फ्री बनने का लक्ष्य रखा है। मार्जिन भी एक्सपेंड करेगी कंपनी, तो काफी अग्रेसिव टारगेट। और हमने देखा बड़ी अच्छी सॉलिड कंपनी है, 12-13 हजार करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप होगा। 534 रुपए कल क्लोजिंग हमने देखी है। निमेश जी जरा एक बार चार्ट चेक कीजिए। मिंडा कॉर्प आज गैप के साथ खुलेगा निश्चित तौर पर, गैप के बाद ही लेना है क्या इसको? देखिए स्टॉक अभी वीकली चार्ट्स के ऊपर अगर देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है और ऊपर में जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 565 का। तो अगर गैप अप ओपनिंग होता है और 560 के आसपास अगर ओपन होता है तो मैं मानूंगा कि यहाँ पर थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि जब तक चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। और कंसोलिडेशन हो रहा है, अच्छी खबरें है, बट फिर भी मैं ब्रेकआउट का वेट करूंगा। 565 के ऊपर मेरा नजरिया बुलिश रहेगा और अगर 565 के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है वॉल्यूम के साथ तो मिंडा कॉर्प के अंदर आने वाले दिनों में काफी बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल व्यू बुलिश है, बट अभी मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा 565 का। और 565 के ऊपर बाय रिकमेंडेशन है पोजिशनल लेवल के ऊपर। और अगर ये लेवल पे सस्टेन होता है तो मैं मानता हूं कि 700 रुपए तक के लेवल मिंडा कॉर्प के अंदर देखने को मिल सकते हैं और आने वाले 6 से 1 साल के अंदर, 6 महीने से 1 साल के अंदर। तो डेफिनेटली व्यू बुलिश है, कंपनी अच्छी है, बट अभी ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए 565 के ऊपर बाय करना चाहिए। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की कॉल मिंडा कॉर्प 565 से जो है कंफर्मेशन भी आने लगेंगे। लेकिन स्विगी आज आप कह सकते हैं स्टॉक ऑफ द डे भी हो सकता है। अपनी स्टेक सेल कर रहे हैं प्रोसोस और वेस्टबेज को, 2400 करोड़ में कैश बैलेंस आ जाएगा। एक रीस्ट्रक्चरिंग भी कर रहे हैं अपनी क्विक कॉमर्स बिजनेस को, थोड़ा सा तो मार्जिन्स में भी बेनिफिट आएगा, थोड़ा सा बिजनेस मॉडल भी चेंज हो रहा है। राहुल, स्विगी को आप किस तरह देख रहे हैं या इवन इटर्नल को, इन दोनों को अगर स्टडी करें तो एक टाइप से स्विगी एक कैचअप स्टोरी है इटर्नल का, तो यहाँ पे क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा और अच्छा लग रहा है? किस तरह आप देख रहे हैं फंडामेंटली स्विगी को? सो आई थिंक दोनों स्पेस मेरे ख्याल से दोनों स्टॉक आई थिंक मेरे ख्याल से हमारे फोकस लिस्ट में है और दोनों इटर्नल ऑब्वियसली काफी हद तक अच्छा परफॉर्मेंस हमने देखा है कि लास्ट 1 ईयर के अंदर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। तो मेरे ख्याल से स्टिल वी बिलीव दैट इटर्नल कुड बी अ गुड 20% अपसाइड इजीली मिल सकता है। सिमिलरली स्विगी कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से रिलेटिव वैल्यूएशंस थोड़ा महंगा है, लेकिन आई थिंक इन टर्म्स ऑफ जिस तरह से पार्टिसिपेशन की बात करें और जैसे अंडर परफॉर्मेंस हुआ है स्विगी के अंदर, तो आई थिंक रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड फेवरेबल हो सकता है लेवल से। तो मुझे लगता है डाउनसाइड रिस्ट्रिक्टेड है स्विगी के, तो मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो अप्रोच से डेफिनेटली स्विगी भी ये लेवल से लिया जा सकता है। बिल्कुल, तो स्विगी पे भी जो है खरीदारी की राय आ रही है। पोर्टफोलियो लेवल पे दोनों ही बिजनेसेस पे जो है नज़र रखें। यहाँ पे ऑफकोर्स न्यूज़ भी पॉजिटिव आया है तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी अप मूव आएगा और आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी जो है निवेश के मौके ढूंढ सकते हैं। अब थोड़ा देर पहले अक्सो नोबेल की जो प्री ओपन मार्केट में भी ट्रेड आ गई है, लगभग 5% इक्विटी एक्सचेंज हैंड्स हुए हैं। नॉन प्रोमोटर एंटिटी है, तो यहाँ पे देखें तो अभी जो है डील सेट हो रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे प्री ओपन में मूव हो रहा है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार जो है टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट्स लाइव सब लेके आने वाले हैं। SBI लाइव स्टूडियो में आपका
स्वागत है। मैं मानसी दवे, शरद दुबे और दिल्ली स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम यहाँ से 1.5 घंटे भारतीय बाजार की शुरुआत से पहले हम आपका साथ निभा रहे हैं और भारतीय बाजार की शुरुआत के साथ साथ भी लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे। हमारे टेक्निकल और फंडामेंटल एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर बाजार पर अपनी रणनीति लेकर, ताकि हर वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है वो आप जान पाएं और उस पर स्ट्रैटेजी भी बना पाएं। निमेश ठाकर और राहुल शाह हमारे साथ मौजूद हैं। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशन कमजोरी वाले, विदेशी बाजार के संकेत भी हम देख रहे हैं नरमी के साथ बिकवाली का दबाव दिखाते हुए। लेकिन इन सब के बीच भारतीय बाजार की आज की शुरुआत कैसी होगी, इस पर होगी नजर। चंद मिनटों में प्री ओपन लेवल्स आपके स्क्रीन पर होंगे और उन लेवल्स को सेटल होने देंगे। उसके बाद एक बार इंडेक्स पर फिर से राय हमारे एक्सपर्ट से लेंगे। लेकिन तब तक कुछ और स्टॉक्स जो कि फोकस रेडार पर थे और रहेंगे, उन पर बातचीत होगी। डिफेंस का खेमा, काफी हद तक डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग के लिए बड़े ऐलान की संभावनाएं हैं। राहुल, एक फंडामेंटल आपसे जानना चाहूंगी, बिकॉज अब इन दिनों हम देख रहे हैं कई सारे ऐलान होते हुए और डिफेंस सेक्टर की बेहतरी के लिए लगातार सरकार काफी कुछ कर रही है। इन द लाइट ऑफ सेम, शिप बिल्डिंग स्टॉक्स भी कुछ साइडवेज मोमेंटम दिखाने के बाद अब वापस से तेजी का तूल पकड़ रहे हैं। आपकी राय इस पूरे सेक्टर पर क्या होगी? तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली मेरे ख्याल से दिस इज वन ऑफ द सेक्टर जो जिस तरह से हमने देखा है, तो मेरे ख्याल से अप्रैल और मई के अंदर अच्छी खासी नए हाईज बनाते हुए देखने को मिले हैं उस स्टॉक्स के। और फिर बार तो अच्छे खासे करेक्शन भी हमने देखे हैं। तो अभी वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव काफी सारे स्टॉक थे जो 10 से 15% करेक्शन देखने को मिले हैं। तो मेरे ख्याल से स्टॉक्स के अंदर काफी वैल्यूएशन ठीक ठाक आते हुए देखने को मिला है। तो हमारी टॉपिक उसमें देखे तो जहां रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, वैल्यूएशन, कंफर्ट, कंसिस्टेंट ग्रोथ और लगते हैं, तो टॉप ऑफ द माइंड आई थिंक एचएल कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, 25% ग्रोथ के है, 24% आरओई, तो एक मेरे ख्याल से टॉप पिक रहेगा। फॉलोड बाय बीएल में भी ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है। कंटिन्यूअसली हमने देखा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस डबल डिजिट ग्रोथ के साथ आते हुए देखने को मिला है। तो बीएल हमारा रहेगा। तीसरा हम देखें कि भारत डायनामिक्स, मेरे ख्याल से बीडीएल में अच्छी खासी मोमेंटम देखा। उसके बाद वैल्यूएशन थोड़ा कम कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन अभी जो गिरावट के बाद मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक भी एक पोर्टफोलियो में लिया जा सकता है। तो वैल्यूएशन से रीजनेबल यहाँ से, तो मुझे लगता है कि ये तीनों स्टॉक्स हमारे एंटायर पोर्टफोलियो के अंदर डिफेंस पैक के अंदर लिए जा सकते हैं। चलिए, कुछ तमाम स्टॉक्स हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सबसे आगे, सबसे ज्यादा कन्विक्शन यहाँ पर बनता हुआ, लेकिन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड भी वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स और शिप बिल्डिंग स्पेस में लगातार एक्शन जारी है। इस एक्शन पर भी हमारी नजर है। निमेश, के ईसी इंटरनेशनल पर एक टेक आपसे जानना चाहूंगी। लगातार ऑर्डर विंस के चलते ये स्टॉक फोकस रेडार पर रहता है और कल के सत्र में भी कंपनी को 3200 करोड़ के सबसे बड़े ईपीसी ऑर्डर मिलने की खबर आई थी। वेस्ट एशिया में कंपनी अपनी पकड़ लगातार बढ़ा रही है और नए ऑर्डर विंस के चलते फोकस में भी रहती हैं। प्री ओपन में आज के सत्र में भी मजबूत शुरुआत के संकेत हैं। केसी इंटरनेशनल पर राय क्या होगी? देखिए, कल के सेशन में हम लोगों ने देखा था कि एक अच्छा गैप अप ओपनिंग हुआ था, बट क्लोजिंग जो हुआ था वो एक नीचे की तरफ क्लोज आ गया था। एक अच्छा वॉल्यूम था। चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो डेली चार्ट्स के ऊपर कॉफ विथ हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन बन रहा है, बट ब्रेकआउट जो है अगेन 940 के ऊपर आएगा। तो फिलहाल जिस तरह से स्ट्रक्चर है, पैटर्न जो है वो बुलिश डेवलप हो रही है, तो यहाँ से आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस है वो 845 का रखना होगा और ऊपर में मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर 940 तक पहले टारगेट और 940 का ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक में हम लोग बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल व्यू बुलिश है, स्ट्रक्चर बुलिश है, इसलिए बाय रिकमेंडेड करता हूं। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस 845 का रखना है और 940 पहला टारगेट रहेगा। 940 के बाद बड़ा मूवमेंट हम लोग स्टॉक के अंदर एक्सपेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, केसी इंटरनेशनल को लेकर ये व्यू। स्विगी का शेयर आज फोकस में रहेगा। राहुल जी, एक बार आपसे भी व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि एक रीस्ट्रक्चरिंग भी करने का फैसला किया है कि इंस्टामार्ट को स्विगी इंस्टामार्ट वाली जो सब्सिडरी है उसमें ट्रांसफर कर देगी और रैपिडो में जो इन्वेस्टमेंट है उसको इन्होंने अब हिस्सेदारी बेचने का डिसीजन किया है और उससे जो उनकी निवेश था करीब 2.5 गुनी रकम वापस उनको मिल रही है इस निवेश को बेचने से। लेकिन ये इंस्टामार्ट वाली जो डेवलपमेंट है इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपने देखा था कि जोमेटो भी ब्लिंकिट की जो भी फाइनेंशियल्स है उसको अलग से दिखाने लगी है। क्या मायने हैं और स्विगी को लेकर आपकी राय क्या होगी?
मेरे ख्याल से क्विक कॉमर्स स्पेस के अंदर मेरे ख्याल से हम काफी बुलिश रहे हैं। एंटायर सेक्टर अच्छे खासे चलते हुए देखने को मिला है। तो मैंने बताया है कि इटर्नल का तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन कंफर्ट है। इफ आई कंफर्ट कंपेयर विद स्विगी, स्विगी हालांकि थोड़ा महंगा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये रिस्ट्रक्चरिंग के डेवलपमेंट के बाद हमें लगता है कि यहाँ पे भी मेरे ख्याल से अपग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। सेकेंडली, मार्केट्स ओवरऑल एज अ पर्ट से आप देखें तो मेरे ख्याल से पूरे के पूरे आप प्लेटफॉर्म स्टॉक्स जहां जहां पे भी है वहां पे हमने खरीदारी देखने को मिली है, और निवेशकों ने अच्छे खासे, लार्ज इन्वेस्टर्स ने, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए। तो हमें लगता है कि स्विगी भी यहाँ से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी कंफर्टेबल है। और मेरे ख्याल से जैसे लग रहा है कि रिस्ट्रक्चरिंग में बेनिफिट भी आ सकता है। तो आई थिंक डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को यहाँ पे लेने की मेरी राय रहेगी स्विगी के अंदर। ठीक है, स्विगी में खरीदारी करने की राय हो। 458 रुपये का भाव है। प्री ओपन के लेवल्स तो आ गए हैं। फिलहाल आपको निफ्टी दिखेगा करीब 90 अंक नीचे। सेंसेक्स में करीब करीब 250 अंकों के आसपास की नरमी दिखाई देगी। एक बार लेवल को सेटल हो जाने देते हैं। अगले 4-5 मिनट में 9:08 तक ये सारे के सारे लेवल सेटल हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये बता देते हैं कि आज वो कौन से 9 शेयर हैं जो आपको अपने रडार पर रखने चाहिए, यानी कि 9 के 9 रत्न लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कौन से 9 शेयर होंगे जो फोकस में रहेंगे? गुड मॉर्निंग अभिषेक। सबसे पहले जो है स्विगी पे नज़र रखेंगे। 2 अहम न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं। सबसे पहला आ रहा है कि रैपिडो में अपनी स्टेक की बिकवाली कर दी है और ये 2400 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे इन्फ्लोज आएंगे। और रिस्ट्रक्चरिंग भी जो है कंपनी ने अनाउंस की है अपनी क्विक कॉमर्स बिजनेस की। आईटी स्टॉक्स के लिए नेगेटिव रहेगा। ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेक्ट करेगी जो H1B वीज़ा इश्यूज़ हैं वो जो है अब रिप्लेस कर देंगे, लॉटरी सिस्टम को हटा के वेज बेस्ड सिस्टम में कर देंगे, यानी कि ज़्यादा क्वालिफाइड या ज़्यादा पे वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़्यादा चांसेस रहेगी H1B वीज़ा के लिए। तो आज भी लगातार चौथे दिन आपको आईटी स्टॉक्स में शुरुआती स्तर पे सेलिंग देखने मिलेगा। टेक्सटाइल स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव है। हाई लेवल डेलीगेशन यूके जा रही है जहाँ पे ट्रेड टाइस को जो है वो इम्प्रूव कर पाए। वही बजाज इलेक्ट्रिकल्स मर्फी रिचर्ड्स की एक्विजिशन की है 146 करोड़ रुपीज़ में। इनके ब्रांड्स और आईपी राइट्स के लिए स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। HCL टेक स्वीडन की बड़ी ऑटोमोटिव कंपनी के साथ AI का करार किया है। स्टॉक के लिए अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। दिलीप बिल्डकॉन, इनकी जेवी को लगभग आप कह सकते हैं 1100 करोड़ रुपए का ऑर्डर आया है केरला स्टेट से। स्टॉक के लिए पॉजिटिव है, अप मूव आ सकता है। लेमन ट्री 3 बड़े प्रॉपर्टीज़ खोल रहे हैं आंध्र प्रदेश, बनारस और मध्य प्रदेश में। स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। मिंडा कॉप विजन 2030 टारगेट्स लाए हैं। ब्रोकरेजेस ने भी थम्स अप दिया है। रेवेन्यू 3.5 गुना बढ़ सकती है आगे जाते हुए। और ROC का एक्सपेक्टेशन है कि 25% के ऊपर जाएगा। आखिर में बिग बोल्ड ब्रोकरेज हमारा CSE रहेगा। नोवामा की रिपोर्ट आई है, टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है। न्यूट्रल से बाई तक अपग्रेड कर दिए है और टारगेट प्राइस 187 से 200 कर दिया गया। और आगे जाते हुए जो है पैट की ग्रोथ और रेगुलेटेड इनकम की ग्रोथ को लेके जो है बुलिश नजरिया बन रहा है। तो ये अहम 9 स्टॉक्स है जहां पे आपको आज एक्शन दिखेगा। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो ये 9 शेयर अपने फोकस पर ज़रूर रखिए। हालांकि ये भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जहां पर न्यूज़ अच्छी है, गैप के साथ खुले, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है उनमें स्ट्रेटजी बनाना। लेकिन एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल करते हैं। मेरे सेट शेयर खान के सोमेल मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमेल भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आपके ट्रेडिंग कॉल से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए आज आपका कन्विक्शन कहां पर है और क्या खरीदने की आप सलाह दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे 2 सेक्टर्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं फ्रॉम हियर। वन इज प्राइवेट बैंकिंग, उसमें भी बहुत सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं, और मेटल्स पैक। ये दोनों ही सेक्टर मुझे अच्छे लग रहे हैं। और इस समय बिकॉज मार्केट्स में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर है तो मैं लार्ज कैप के साथ ही जाना चाहूंगा। आई डोंट वांट टू गेट इनटू मिड कैप स्टॉक्स। तो लार्ज कैप्स में मेरे पास कोटक बैंक है, दैट विल बी माय बैंकिंग पिक। कोटक में येस्टरडे हमने बहुत ही अच्छा मूव देखा है, अच्छा मोमेंटम देखा है। सपोर्ट लिया है 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से और वहां से एक अच्छा मोमेंटम पकड़ा है स्टॉक ने। यहाँ पर मुझे लगता है कि जो स्टॉप लॉस रखना है वो 200 डेली पे रखना है, दैट इज 2000 के आसपास है। टारगेट रहेगा 2150। इसे मीडियम टर्म के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है। द सेकेंड स्टॉक इज, जैसे मैंने कहा, मेटल्स पैक में लार्ज कैप टाटा स्टील में ऑलरेडी एक अप ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर कुछ लास्ट 1 या 2 हफ्तों से एक छोटा सा कंसोलिडेशन हो रहा था। ये कंसोलिडेशन येस्टरडे ऊपर की तरफ टूटा है।
गुड मोमेंटम, पॉजिटिव सेटअप है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 168 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट रहेगा 182 पर। ठीक है, ये दो ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए। खरीदारी की सलाह टाटा स्टील में भी 182 रुपए के टारगेट के लिए, यानी कि मौजूदा भाव से करीब 9 रुपए ऊपर के लक्ष्य हैं। 168 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। बैंकिंग में एक शेयर पर जरा व्यू चाहिए आपसे सोमिल जी, क्योंकि बाजार अगर ऊपर से नीचे आया है, अगर थोड़ा सा हमने ब्रेक लगते हुए देखी है, तो उसकी वजह यह कि एचडीएफसी बैंक चल नहीं रहा है। नेट अगर महीने भर में देखेंगे तो 3% शेयर नीचे दिखाई देगा। घूम फिर के भाव वही 950 रुपए के आसपास के ही हैं एचडीएफसी बैंक के। कब चलेगा, कोई आप व्यू दे पाएंगे इस पर? एचडीएफसी बैंक में तेजी कब करनी है, कौन से लेवल पार होने के बाद? एचडीएफसी बैंक में लास्ट वीक जब वीक का हाई निकाला था, तब मुझे लग रहा था कि ये अब नेक्स्ट लेग ऊपर की तरफ शुरू हो गया, लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है फॉर मी एज वेल कि ये 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के कल नीचे क्लोज हुआ है, विच इज अ वेरी नेगेटिव साइन फॉर द बैंकिंग ओवरऑल। लेकिन यहाँ पर जो सपोर्ट है वो मल्टीपल सपोर्ट्स है अराउंड 940 के आसपास। तो यहाँ से 10 एक रुपया नीचे है, मे बी 930 विच इज 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो यहाँ से 20 रुपीज का नीचे का डाउनसाइड मुझे मैक्सिमम लगता है। एचडीएफसी बैंक अभी भी एक मीडियम टर्म अप ट्रेंड में है और मुझे नहीं लगता कि ये 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग मिलेगी। सो इट विल बी अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी अराउंड 200 डेली मूविंग एवरेज। सो 930 वुड बी ग्रेट levels to buy in this stock. So overall trend up है, buy on decline should be the strategy. गिरावट में खरीदारी के मौके एचडीएफसी बैंक में 930 के स्तर का इंतजार। इन स्तरों पर एक बार फिर से रिविजिट कर हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स ट्रेंड है और गिरावट अगर दिख जाए तो फिर एंट्री अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ढूंढी जा सकती है। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अगर आप देखेंगे, प्री ओपन लेवल्स कुछ हद तक सेटल हो चुके हैं, कमजोरी के साथ बाजार खोलने की तैयारी करता हुआ। और ऐसे में अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी 55,387 के स्तर दिखा रहा है और निफ्टी में भी हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव प्री ओपन लेवल्स में इस वक्त तो देखने को मिला ही है। लेकिन जहां बड़ी खबरें या ब्लॉक्स की खबर आ रही है उसका एक इम्पैक्ट है। स्विगी के स्टॉक प्राइस पर एक नज़र होनी चाहिए, इसे रिविजिट भी करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर एक न्यूज़ फ्लो है जिसके चलते एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। 2% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक भी खुलने की तैयारी करता हुआ। लेकिन फर्टिलाइजर स्टॉक्स में कल हमने अच्छा एक्शन देखा था। सोमल, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। सीजनलिटी फैक्टर अब खत्म हो चुका है, बिकॉज देश के ज़्यादातर हिस्सों में अब मानसून जो है वो ख़त्म हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र में अब भी बारिश जारी है, लेकिन कल के सत्र में भी तेज़ी थी फर्टिलाइजर स्पेस में और अब आज के सत्र में भी मजबूती के साथ ही ये स्टॉक्स खुलने की तैयारी करते हुए। इस सेक्टर पर कोई टेक? जब फर्टिलाइजर की बात आती है तो मैं दो स्टॉक डेफिनेटली ट्रैक करता हूँ। वन इज दीपक फर्टिलाइजर एंड द अदर वन इज चंबल फर्टिलाइजर। आरसीएफ भी मैं थोड़ा बहुत ट्रैक करता हूँ, लेकिन आरसीएफ और चंबल फर्टिलाइजर दोनों ही इस समय इन द वेरी शॉर्ट टर्म एक डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू अवॉइड दीज टू स्टॉक्स इस समय के लिए। लेकिन दीपक फर्टिलाइजर ये स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है। 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी बनाना शुरू किया है। जो करेक्शन हमने लास्ट 2 महीने में देखा, वो पूरे करेक्शन का एक जो पैटर्न बना था, उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ टूटी है। सो इट्स अ ब्रेकआउट। मोमेंटम इंडिकेटर्स बाय में है, तो दीपक फर्टिलाइजर वुड बी माय पिक। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखना है 20 डेली मूविंग एवरेज पर, विच इज 1432। important support, important level to watch out for as a stop loss as well. टारगेट्स ऊपर में इन द शॉर्ट टर्म 1670 के होंगे इन द वेरी शॉर्ट टर्म, लेकिन मुझे लगता है कि मीडियम टर्म में भी ये बहुत अच्छी रैली दिखा सकता है। क्विक व्यू, बहुत ही ब्रीफ। बाजार बस खुलने वाला है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्री ओपन में हम देख रहे हैं करीब 1.5 से 2% की तेजी, लगातार कुछ सेशन से मोमेंटम कायम है। इंडिया एससीआई मुझे लगता है कि इट इज इन द मीडियम टर्म अप ट्रेंड, पॉजिटिव व्यू। 20 डेली मूविंग एवरेज पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट विच इज अराउंड 215 and 207 is 200 daily moving average. So buy on decline should be the strategy here.
ठीक है, गिरावट पर खरीदारी की राय होनी होगी शिपिंग कॉरपोरेशन के शेयर को लेकर। चलिए, लेवल सेटल हो गए हैं, 2 मिनट में बाजार खुल भी जाएगा और गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेशन दे रहा था उसी तर्ज पर बाजार की आज शुरुआत होगी। 60 अंक नीचे निफ्टी खुलेगा। और निफ्टी बैंक की बात करें तो कल तो निफ्टी बैंक में हमने तेजी दिखी थी, लेकिन आज इसमें भी गिरावट आएगी। हालांकि गिरावट मामूली है, 122 अंकों की निफ्टी बैंक में हम कमजोरी देखेंगे। निफ्टी बैंक को हमने देखा था कि 100 डीएमए के आसपास जाकर ठिठका, वहां से थोड़ा सा हमने प्रेशर बिल्ड होते हुए देखा। 55,400 के नीचे निफ्टी बैंक खुलेगा। और निफ्टी की बात करें तो 25,100, यानी कि 25,430 की जो हमने लेवल देखे थे निफ्टी में, वहां से करीब करीब अब स्लाइड करके 4 में आज को अगर हम जोड़ लेते हैं तो करीब करीब 325 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी में आ गई है। 25,100, 0.25% की आज नरमी हम देखेंगे। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो ट्रेंड खुलेगा करीब 1% ऊपर। एसबीआई लगातार अच्छे मोमेंटम में है, देखते हैं कि क्या 875 रुपए का लेवल क्या ये पार करेगा। निमेश जी ने कहा है कि 875 अगर पार करके टिके तो आपको बाइंग करनी चाहिए 900 रुपए तक के टारगेट के लिए। और ऑटोज में अगर हम बात करें तो मारुति सुजुकी जो कि रिकॉर्ड हाइस पर ये शेयर पहुंचा। कल हमने देखा कि वॉल्यूम भी इसमें काफी अच्छा था, आज फिर से तेजी पर इसकी शुरुआत होगी। हालांकि ये तेजी होगी, ये होगी करीब आधे % के आसपास की। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 16,000 रुपए से ज्यादा के भाव मारुति सुजुकी के हैं। अच्छी रफ्तार ये शेयर दिखा चुका है, तो इस पर हमारा फोकस रहेगा। बाकी जो 9 के नौरत में शेयर कुछ कुछ बताए गए हैं, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि आप फोकस करके चलिए। मिंडा कॉर्प ने विजन 2030 का ऐलान किया है, काफी अग्रेसिव टारगेट रखे हैं। रेवेन्यू को 3.5 गुना बढ़ाने का टारगेट रखा है, मार्जिन को 12.5% से ऊपर ले जाने का टारगेट रखा है। पैसेंजर व्हीकल पर कंपनी फोकस बढ़ाएगी, तो ये शेयर आज गैप के साथ आपको खुलता हुआ दिखाई देगा, इस पर फोकस कीजिए। स्विगी पर फोकस होगा क्योंकि उन्होंने स्लंप सेल बेसिस पर अपनी ही सब्सिडरी स्विगी इंस्टामार्ट में इंस्टामार्ट कारोबार, जो कि क्विक कॉमर्स वाला जो कारोबार है, उसको ट्रांसफर किया है। एक ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है क्योंकि फंडिंग थोड़ी सी इजी हो जाती है। जो क्लाइंट्स हैं या फिर जो शेयर धारक हैं कंपनी को, उनको समझने में आसानी होती है, तो उसके लिए उस लिहाज से कंपनी ने ये डिसीजन लिया है। तो बाजार की बात शुरुआत होने वाली है, 8 सेकेंड में लेवल्स आ जाएंगे आपकी स्क्रीन पर और निफ्टी की शुरुआत हो भी गई है। देखिए, हमने कहा था कि शायद हो सकता है कि एक नी जर्क रिएक्शन देने के बाद थोड़ी रिकवरी अटेम्प्ट करे। करीब 30 अंक नीचे आपको निफ्टी दिखाई देगा, शुरुआत वहां पर हुई है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 60 अंकों की ही गिरावट निफ्टी बैंक में है। 40 अंक नीचे फिलहाल निफ्टी, 60 अंक नीचे निफ्टी बैंक, तो ज्यादा कुछ चिंता वाली स्थिति नहीं है। सेंसेक्स में जो गिरावट है वो है करीब 160 अंकों के आसपास की। एक बार इंडेक्स को सेटल हो जाने देते हैं और उसके बाद हम लौटेंगे, फिर से इंडेक्स को रिविजिट करेंगे। लेकिन शुरुआत में जो आपको एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो दिखाई देगा वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, टिल्टेड है, तेजी के खिलाड़ियों के पक्ष में है। 916 शेयर हैं एडवांसेस के एनएससी पर और 760 शेयरों में आपको गिरावट दिखाई देगी। आज के स्टार कौन से हैं? देखिए, वैसे कोई धूम धड़ाके वाले शेयर तो है नहीं निफ्टी में, ना तो एक भी शेयर 1% ऊपर है, ना तो एक भी शेयर 1% नीचे है। सबसे ज्यादा ऊपर तेजी में शेयर है ट्रेंड करीब 1% ऊपर, और सबसे ज्यादा गिरावट हम देख रहे हैं हीरो मोटो में। कल की 1% की गिरावट के बाद आज फिर से करीब 1% के आसपास की नरमी हम शेयर में देख रहे हैं। तो ऑटो पैक जो कि चला बहुत था, अब ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। और अगर आप देखेंगे निफ्टी के टॉप 10 में से करीब 5 आपको ऑटो स्टॉक्स दिखाई देंगे डाउन साइड वाले। हीरो मोटो, टाटा मोटर, इसके अलावा बजाज ऑटो, M&M, ये शेयर आज गिरावट का शिकार हो रहे हैं। निफ्टी में कमजोरी थोड़ी सी बढ़ रही है, 70 अंकों के आसपास गिरावट निफ्टी में आप देखेंगे। निफ्टी बैंक की बात करें तो मतलब निफ्टी के मुकाबले तो बेहतर है निफ्टी बैंक, इसमें कोई दूर राय नहीं है। 55,400 के लेवल आप देखिए, 90 अंकों के आसपास की ही गिरावट हम देख रहे हैं। ट्रेंड ने थोड़ा सा गियर बदला है, 1.25% के आसपास की तेजी है। और आज गिरावट में हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन वाले कुछ और शेयर, जिसमें कि आप देखेंगे टाइटन थोड़ा सा नरम आपको दिखाई देगा। आईसीसी बैंक की गिरावट थोड़ी सी ना चिंता में डालने वाली, क्योंकि आईसीसी बैंक और अगर एचडीएफसी बैंक नहीं चलते हैं तो एचडीएफसी बैंक पर तो निफ्टी बैंक पर ब्रेक लगाने का काम करते हैं। और चूंकि निफ्टी में भी वेटेज इनका अच्छा खासा है, तो निफ्टी पर भी प्रेशर डालने का काम करते हैं। एक बार जरा देखते हैं कि जो वायदा के शेयर्स हैं उनमें क्या हो रहा है। इंडियन बैंक करीब 1% ऊपर है। एसबीआई कार्ड्स में 1% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं। अब तो फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है, सेल वगैरह शुरू हो गई हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, तो क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज के लिए अच्छा होता है।
एंजल वन में करीब 1% के आसपास की तेजी, ज्यादा एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है और बाजार में कोई ऐसा उथल पुथल भी नहीं है शुरुआती ट्रेड में। एक बार जरा देखते हैं कि जो अलग अलग जो सेक्टर इंडेक्स है उनसे क्या तस्वीर बाजार के लिए मिल रही है। अगर निफ्टी के पीएसयू बैंक इंडेक्स को अगर हम छोड़ दें तो बाजार में आज हम देख रहे हैं कि सकारात्मकता का अभाव है। बीएसई का पीएसयू इंडेक्स हालांकि 0.25% ऊपर है, लेकिन बाकी सारे के सारे जो सेक्टर इंडेक्स हैं वो आपको दिखाई देंगे कमजोर। सबसे कमजोर क्या है? सबसे कमजोर है ऑटो इंडेक्स, 0.65% नीचे आपको दिखाई देगा। इसके अलावा आईटी पर भी प्रेशर है। तो ऑटो और आईटी साथ साथ प्राइवेट बैंक, ये बाजार पर प्रेशर बनाने का आज आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि निफ्टी 60-70 अंक नीचे है और निफ्टी बैंक में भी जो कमजोरी है वो काफी सीमित है 70 अंकों की, और वो कमजोरी हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी उसके रीजन है कि आईसीआईसीआई बैंक का शेयर आज आपको कमजोर दिखाई देगा और एचडीएफसी बैंक से भी कोई समर्थन मिल नहीं रहा है। 12 में से 8 शेयर आपको तेजी वाले दिखाई देंगे, बावजूद इसके निफ्टी बैंक लाल निशान में है। उसकी वजह यह है कि ये जो दोनों हेवी वेट्स हैं, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, आज ये कमजोरी दिखा रहे हैं। बाजार में बड़ा एक्शन कहां है? जरा बड़े मूवर्स को जरा टटोलते हैं और देखते हैं कि कहां पर एक्शन दिख रहा है। तो मिंडा कॉर्प, जैसा कि हमने कहा था कि बड़े गैप से खुलेगा, जी हां बड़े गैप से खुला, 10% ऊपर विजन 2030 के ऐलान से ये शेयर आज आपको ऊपर दिखाई देगा। बजाज इलेक्ट्रिकल्स करीब 8.5% ऊपर है। टाटा इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि हमने कॉर्पोरेट एक्शन देखा, स्टॉक स्प्लिट आया, करीब 4.5% ऊपर ये शेयर आपको दिखाई देगा। दिलीप बिल्डकॉन, इनकी ज्वाइंट वेंचर को केरला में पलक्कड़ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए ऑर्डर मिला है, करीब 1150 करोड़ रुपए का, ये शेयर ऊपर आपको दिखाई देगा। सीएससी में करीब 2.5% के आसपास की तेजी पावर शेयरों में। शिपिंग कॉर्पोरेशन में करीब 2.5% के आसपास की तेजी। इंडियन बैंक करीब 2% ऊपर। तो ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर 2% से ज्यादा की तेजी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। आज गिरावट कहां पर है? बजाज कंज्यूमर करीब 5% नीचे। अशोक लेलैंड, ये शेयर हालांकि चला था, कल तो हमने रफ्तार इसमें अच्छी देखी, लेकिन आज 2.5% नीचे ये शेयर है, 140 रुपए के आसपास की भाव है। जेटी ईकेटी इंडिया, एक जमाने में इसको सोना कोयो के नाम से जानते थे हम, 2.5% नीचे आपको ये शेयर दिखाई देगा। अडानी टोटल में कमजोरी है, कल भी ये शेयर कमजोर था, आज भी इसमें कमजोरी है। इंडिया मार्ट में करीब 2.25% के आसपास की कमजोरी है। तो ये कुछ शेयर हैं जहां पर आज हमें कमजोरी दिख रही है। लेकिन चलिए काम करते हैं, बाजार में ऐसी कोई घबराहट की स्थिति नहीं है। हालांकि जहां पर निफ्टी खुला वहां से थोड़ी बिकवाली बढ़ी है, लेकिन 80-90 अंक ही नीचे निफ्टी है, 25,100 के नीचे हालांकि अब आ गया है। 25,400 से गिरते गिरते लगातार 4 सत्र हो गए आज बिकवाली के। निफ्टी बैंक करीब 125 अंक नीचे। और ये आपके स्क्रीन पर सेक्टर्स का हीट मैप, आईटी, ऑटो, बैंकिंग, स्पेशली प्राइवेट बैंकिंग, ये बाजार पर दबाव बना रहे हैं। अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे आपके लिए कमाई के शानदार ओपनिंग ट्रेड। मार्केट की शुरुआत इस वक्त आप देख रहे हैं और यहाँ पर सबसे पहले आज के खिलाड़ी और आज के फिसडी आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हाँ, 25,000 के लेवल्स के नज़दीक निफ्टी में कामकाज है, लेकिन बाजार खुलने से पहले ईटी नाउ स्वदेश और हमारी रिसर्च टीम की जहाँ नज़र थी उन स्टॉक्स में ही अपसाइड एक्शन या डाउनसाइड एक्शन नजर आ रहा है। आज का खिलाड़ी स्टॉक है मिंडा कॉर्प। कंपनी ने विजन 2030 का ऐलान किया और इस ऐलान के मुताबिक रेवेन्यू जो है 3.5 टाइम्स यानी कि 3.5 गुना बनाने की और बढ़ाने की योजना कंपनी बनाकर चल रही है। मार्जिन्स में 12.5% से ज़्यादा बढ़त की योजना है और साथ ही 2030 तक कर्ज मुक्त होने की भी योजना, प्लान और गोल्स कंपनी सेट करके चल रही है। 9% की तेजी के साथ ओपनिंग का खिलाड़ी मिंडा कॉर्प, ये हमारे फोकस में था बाजार खुलने से पहले और बाजार खुलने के ठीक साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्शन। और अब आ जाते हैं ओपनिंग के फिसडी, यानी कि जिस स्टॉक में बिकवाली का दबाव, कमजोरी का रुझान आज के सत्र में देखने को मिल रहा है, ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। बजाज कंज्यूमर के स्टॉक प्राइस में हम देख रहे हैं करीब 3% की गिरावट 246 के लेवल्स। इसे आज हमने फिसडी की लिस्ट में शामिल किया है। बिकवाली का दबाव है तो बिकवाली का दबाव बजाज कंज्यूमर में और मिंडा कॉर्प में खिलाड़ी यानी कि मजबूती का ट्रेंड, करीब 9-10% तक की तेजी और ये तेजी लगातार बढ़ती हुई एज वी स्पीक। लेकिन चलिए बाजार की शुरुआत पर हमारे एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं ये भी जान लेते हैं। सोमिल, बताइए कैसे देख रहे हैं मार्केट की शुरुआत को और आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग। निफ्टी ने जो कल का लो तोड़ा है वो थोड़ा सा कंसर्निंग है. दैट इज वन थिंग बिकॉज कल जो सपोर्ट बनाया था अराउंड 25,100 के आसपास इम्पोर्टेंट बन गया था बिकॉज वहां से एक स्ट्रेंथ आई थी और वो स्ट्रेंथ 20 आवरली मूविंग एवरेज तक गई थी और हमने अच्छा बाउंस बैक दिखाया था, लेकिन वो लो नीचे की तरफ टूटा है. इवन अगर आप देखें प्राइवेट बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक ने प्रीवियस लो तोड़ दिया है, एचडीएफसी बैंक ने भी थोड़ी सी वीकनेस दिखाई है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से अब थोड़ी सी वीकनेस 20 डेली मूविंग एवरेज तक बढ़ जाएगी. 20 डेली मूविंग एवरेज अराउंड 24,940 के आसपास है. अब यहाँ से ये लेवल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा. अगर इसके नीचे मार्केट जाता है देन देयर विल बी अ चांस ऑफ रिवर्सल फ्रॉम जो ट्रेंड हम अब समझ के चल रहे हैं वो शायद अब नीचे की तरफ होगा और थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर बढ़ते हुए दिखेंगे. लेकिन 24,900 के लेवल्स तक हम वील वेट एंड वील वॉच. थोड़ा सा कॉशियस लेके चलिए बिकॉज कल का लो टूटा है, तो दैट इज अ लिटिल कंसर्निंग. यहाँ पर अगर देखें तो जो रेजिस्टेंस है दैट इज 9 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस है अब 25,155. इसके ऊपर जाता है तो द नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज एट 20 आवरली मूविंग एवरेज जो 25,220 पर है. तो ये दो लेवल्स को ध्यान में रखें. मुझे लगता है कि 25,220 के ऊपर जैसे ही निकलता है यहाँ से मार्केट बहुत ही अच्छी रैली दिखा सकता है. एंड माय व्यू इज स्टिल पॉजिटिव. बाय ऑन डिक्लाइन शुड बी द स्ट्रेटजी. 24,900 is the level to watch out for, which is very very important in the short term, in the medium term both. ऑलराइट, तो चलिए ये ओपनिंग ट्रेड और मार्केट पर राय बाजार खुलने के साथ साथ सौमिल मेहता की तरफ से. इस वक्त बाजार में सबसे ज़्यादा एक्शन और ट्रैक्शन कहाँ से बिल्टअप हो रहा है? लार्जर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, एसबीआई, मारुति, डिविज लैबोरेटरीज, एशियन पेंट्स और एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं अच्छी खासी मजबूती. इसके ठीक विपरीत हम देख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक और टीसीएस. सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है. आपको बता दें बुधवार का दिन आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है. हमारे रिपोर्टर्स लगातार बने हुए हैं. बैठक से ठीक पहले भी जो इंपॉर्टेंट टेकअवेज आएंगे आप तक हम पहुंचाएंगे और बैठक के ठीक बाद भी क्या अनाउंसमेंट्स हुए हैं, क्या घोषणा हुई है, वो भी आपको बताएंगे. शिपिंग सेक्टर के लिए खबर आती हुई, सौमिल, मैसगांव डॉक, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, करीब 4% की तेजी शिपिंग कॉरपोरेशन में नजर आ रही है. एक तो मैरीटाइम डेवलपमेंट पर बात हो रही है, शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी को भी मंजूरी मिलने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है. सो एब्सोल्युटली शिप बिल्डिंग स्पेस है जो कि फोकस रेडार पर है, मजबूती है. इस पर तो राय दीजिएगा ही, लेकिन आपने जो ओपनिंग ट्रेड्स बताएं फिर से एक बार दोहराइएगा. मेरा जो ओपनिंग ट्रेड होगा वो होगा एमसीएक्स में. मैं लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से देख रहा हूँ एक कंसोलिडेशन हो रहा है और मैं समझता हूँ ये ऊपर की तरफ टूटेगा. मीडियम टर्म अप ट्रेंड में है. मुझे लगता है कि अच्छी रैली यहाँ पे हो सकती है. स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 40 डेली मूविंग एवरेज पर विच इज 7,855 पर. ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल रहेगा और मुझे लगता है कि ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो अराउंड 8,450 के आसपास के रहेंगे. सो दीज आर सम वेरी क्रूशियल लेवल्स टू वॉच आउट फॉर. एमसीएक्स के लिए ये मेरा एक पिक रहेगा. दूसरा पिक रहेगा बजाज फाइनेंस. बजाज फाइनेंस लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से बहुत अच्छा मोमेंटम में है और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा बजाज फाइनेंस में. बजाज फाइनेंस में एक फ्लैग पैटर्न बना था और जो ऊपर की तरफ टूटा है. इसके अंदर एक स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 1000 के आसपास और ऊपर में जो टारगेट बनते हैं वो अराउंड 1090 1100 के आसपास के टारगेट्स बनते हैं. ठीक है, 1100 रुपए तक के टारगेट्स हैं बजाज फाइनेंस के लिए. हमने देखा था कि 900 रुपए के भी नीचे चला गया था बजाज फाइनेंस का शेयर, लेकिन उसके बाद क्या गजब की रिकवरी इस शेयर में आई और अब 1000 रुपए के ऊपर तो है. टारगेट आ रहे हैं अब 1100 रुपए तक के बजाज फाइनेंस के लिए. टाटा मोटर में देखने की कमजोरी बढ़ रही है. टाटा मोटर ये शेयर गया तो 720 रुपए तक, लेकिन वहां पर अब वही पुरानी कहानी, दिक्कतें थोड़ी हो रही हैं और आज ये निफ्टी का टॉप लूजर भी है. करीब करीब आपको इसमें गिरावट दिखेगी.
2% के आसपास के निफ्टी का ये टॉप लूजर है टाटा मोटर। 688 रुपए के भाव इसमें आपको दिखाई देंगे। सौमिल जी, टाटा मोटर क्या करें? जिनकी तेजी की पोजीशन है बने रहें, या फिर टाटा मोटर में स्ट्रेटजी यही है कि जब भी 700 रुपए के ऊपर जाए, 700-720 की रेंज में जाए, प्रॉफिट टेकिंग करें, 650 रुपए के आसपास खरीदें? आपकी राय क्या है इसमें? बिल्कुल, द वीकेस्ट स्टॉक ऑटो पैक में 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर जाने से भी स्ट्रगल कर रहा है। जो आपने लेवल्स बताए 720 730 के आसपास, दैट इज एग्जैक्टली 200 डेली मूविंग एवरेज, और वहीं से ही हर बार रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ टूटता है। ये आज के दिन में 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग अगर दे देता है तो मुझे लगता है कि द नेक्स्ट लेवल ऑन द डाउन साइड वुड बी 620 615 लेवल्स फॉर द स्टॉक। वीक स्टॉक है, शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं, नेगेटिव ऑन द स्टॉक इन द मीडियम टर्म, इन द शॉर्ट टर्म बोथ। ठीक है, टाटा मोटर्स को लेकर ये व्यू। वीके स्टॉक 688 रुपए का भाव। इस बीच आप देखेंगे निफ्टी की जो गिरावट हो गई है करीब करीब 100 अंकों के आसपास की हो गई है। तो अमेरिकी बाजार अगर चलते हैं तो ऐसा तो नहीं हमने कोई स्ट्रॉन्ग क्यू लिया, हम थोड़े डिकपल्ड थे लेकिन गिर रहे हैं, तो भारतीय बाजार उनके साथ साथ गिरावट दिखा भी रहे हैं। 100 अंकों से ज़्यादा गिरावट निफ्टी में हो गई है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 200 अंकों की गिरावट इस वक्त हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं। और नोटिस करने वाली एक और चीज़ है कि जो शुरुआत में एडवांस डिक्लाइन का रेशियो तेजी के पक्ष में था, अब वो मंदी के खिलाड़ियों का यानी कि बेयर्स के ग्रिप बाजार में थोड़ी मजबूत होती दिख रही है। 1550 शेयर इस वक्त आपको गिरावट वाले दिखाई देंगे। और जो तेजी वाले शेयर थे ना, उनकी संख्या थोड़ी बड़ी है, लेकिन ट्रेंड जैसा शेयर जो करीब 1.25% मजबूत था, उसकी जो तेजी रह गई है सिर्फ आधे % पर सीमित रह गई है, या फिर उससे भी थोड़ी सी कम। और ये सबसे ज्यादा चढ़ने वाला ये शेयर है। तो थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि कन्विक्शन का अभाव है, प्रॉफिट टेकिंग चल रही है। 4 सत्र में निफ्टी आ गया है करीब करीब 350 पौने 400 अंक नीचे। निफ्टी बैंक रिलेटिवली मजबूत रहा है, लेकिन पिछले 4 सत्र में आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक में ये गिरावट का जो है ये तीसरा सत्र होगा। 55,300 के आसपास का आपको निफ्टी बैंक दिखाई देगा। एक शेयर जो कंपनी तो अच्छी है और हमने शेयर प्राइस में रिवर्सल भी देखा है। आज हम देख रहे हैं कि वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है, हालांकि जो तेजी है वो 1.5% के आसपास की है, एबी कैपिटल। लेकिन 300 रुपए के आसपास के भाव और 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर यह शेयर है एबी कैपिटल का। एबी कैपिटल, निमेश जी क्या भी होगा आपका इस पर? ठीक है, निमेश जी नहीं है। सोमिल आप बताइए, एबी कैपिटल लोगों ने पैसे इसमें अच्छे बनाए हैं वैसे, 6 महीने में 60%, और चलेगा क्या ये? बिल्कुल, बहुत अच्छी रैली दिखी है, लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म एक फ्लैग पैटर्न बना है जो आज के दिन में टूटा है ऊपर की तरफ। सो डेफिनेटली बने रहे पोजीशन में, ग्रेट सेटअप है। मीडियम टर्म में ट्रेंड अप है। सो आई डोंट सी एनी नेगेटिविटी ऑन दिस स्टॉक। एक स्टॉप लॉस लगाना है 283 के आसपास, वो स्टॉप लॉस को लगा के आप पोजीशन बना के रखें। इनफैक्ट इवन शॉर्ट टर्म में अगर किसी को वापस से पोजीशन बनानी है इन द वेरी शॉर्ट टर्म, उसको 283 के पोजीशन बना के ऊपर में मुझे लगता है कि 320 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो चलिए, ये रहा एबी कैपिटल पर 0.2% तक की मजबूती, 296 के स्तर यहाँ पर देखने को मिले हैं। लेकिन आज के खिलाड़ी की लिस्ट में हमने जिस स्टॉक को शामिल किया, मिंडा कॉर्प, पर हम आपको बता भी रहे हैं कि कंपनी की गोल्स और योजनाएं हैं, 2030 तक के लक्ष्य उन्होंने बताए हैं और काफ़ी कह सकते हैं मोटिवेटिंग हैं ये सारे गोल्स, और काफ़ी हद तक ग्रोथ और डेवलपमेंट पर फोकस है। लेकिन मिंडा कॉर्प में ये जो तेज़ी है, इस तेज़ी की पीछे की वजह और कंपनी की इन योजनाओं को विस्तार से सृष्टि हमें समझा रही हैं। सृष्टि, बताएं। जी हाँ, मिंडा कॉर्प ने अपने विजन 2030 के बारे में बताया है, जहां पर तमाम फैक्टर्स को लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आए हैं। सबसे पहले आय की बात करें तो अब से लेकर 2030 तक वो अपनी जो आय है 3.5 गुना करने का लक्ष्य बना रहे हैं, जहां पर उन्होंने बोला है कि जो इनकी आय है 17,500 करोड़ तक जा सकती है। और इसके पीछे क्या कुछ फैक्टर्स रहेंगे वो भी उन्होंने बताया है। बट उससे पहले मार्जिन के फ्रंट पे, जो कि अभी 11.5% के आसपास हैं, वो बढ़कर 12.5%, और नेट डेट टू एबिटदा
यानी कुल कर्ज जो है इक्विटी के कंपैरिजन में देखें तो उसको भी कम करने के लिए कंपनी ने अपना टारगेट बताया है और आने वाले समय में कर्ज मुक्त होने के भी वो लक्ष्य बना रहे हैं। साथ ही साथ अब इसके पीछे किस तरीके का मिक्स या कौन से सेगमेंट्स जो है सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो 14% का जो उनका पूरा मिक्स है वो बढ़कर 25%, यानी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पे वो पॉजिटिव है। साथ ही साथ 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स से जो शेयर फिलहाल आता है 47% का, वो कम होकर 40%, और साथ ही कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का भी कंट्रीब्यूशन 28% से 25% होगा। तो कहीं ना कहीं पैसेंजर व्हीकल स्पेस पे ज्यादा बुलिश है, जिससे आने वाले समय में कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब समझे इनके कोई प्रीमियम ड्राइवर्स क्या रहेंगे। ईवी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी बढ़ाती हुई नजर आएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट एक्सेस सेगमेंट्स, ये सभी पर उनका फोकस है। और साथ ही साथ पूरी किट वैल्यू देखिए जितनी भी एंसिलरी कंपनीज होती है वो एक किट वैल्यू भी बताती हैं कि अभी मान लीजिए एक कंपनी हमारे से एक अमाउंट का किट वैल्यू ले रही है, बट आगे चल के हम और भी प्रोडक्ट्स लाएंगे और सेम कंपनी से अगर हम काम करें तो हमारी पूरी किट वैल्यू जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, जहां पर तमाम सेगमेंट्स आप देख लीजिए, वायरिंग हार्नेस हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उनको बढ़ाने का कंपनी का लक्ष्य है। एक्सपोर्ट्स में भी कंपनी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और साथ ही साथ जो पूरी रेयर अर्थ की दिक्कतें हैं उसके लिए भी कंपनी एक मोटर रेडी कर रही है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसको लेकर मिंडा कॉर्प लेकर आया है विजन 2030। ऑलराइट, सो मिंडा कॉर्प का विजन 2030 और ऑन द बैक ऑफ इट हम स्टॉक में ज़बरदस्त रिस्पांस देख रहे हैं। और हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़े हैं, लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हमारे साथ। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले मिंडा कॉर्प पर ही आपसे राय जानना चाहेंगे। करीब 7.5 से 8% की तेज़ी कंपनी ने अपने 2030 के विजन को अनाउंस किया है और करीब 3.5 गुना बढ़ने की, 3.5 टाइम्स बढ़ने की ग्रोथ की यहाँ पर टारगेट सेट करके चल रही है कंपनी। सो मिंडा कॉर्प पर भी राय दीजिए और साथ ही अपने ओपनिंग ट्रेड्स भी बताइएगा। बाजार की शुरुआत को आप कैसे देखते हैं? लक्ष्मीकांत जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच पा रही है। सुप्रभात मानसी जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी, अब सुन पा रहे हैं हम आपको। मिंडा कॉर्प पर आपसे एक राय चाहिए थी और साथ साथ आपके ओपनिंग ट्रेड्स भी हम जानना चाह रहे थे। जी, मिंडा कॉर्प का जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग है और यहाँ से भी मुझे लगता है कि फर्दर अपसाइड के मूव हमें देखने को मिल सकते हैं मिंडा कॉर्प में। अभी रिसेंटली मुझे लगता है कि 590 का एक इमीडिएट हर्डल है, अगर उसके ऊपर मिंडा कॉर्प निकलता है तो यहाँ से फिर हमें 625 630 तक के रेंज देखने को मिल सकते हैं। काफी स्ट्रांग अपसाइड का मूव अभी हमें आया है, बट करंट बाइंग मोमेंटम के लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए। फ्रेश बाइंग मुझे लगता है 590 के ऊपर आएगा। एक बार ये इसके ऊपर निकलता है तो वहां से हमें 620 630 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, फिर आज के लिए आपके ओपनिंग ट्रेड्स भी साथ साथ बता दीजिए। सी मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए दोनों ही साइड के ट्रेड हमने रखे हैं। सबसे पहले मैं बाइंग रिकमेंडेशन की बात करना चाहता हूँ। एबी कैपिटल में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूव हमें नजर आ रहा है, ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक 310 तक के लेवल तक निकल सकता है। वहीं पे जो इसका स्टॉप लॉस है वो हमें दिखाई दे रहा है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 293 290 के आसपास। तो मुझे लगता है जब तक ये 293 के ऊपर रहता है तब तक इसमें बुलिश स्ट्रेंथ बना रहेगा और आने वाले समय में हमें यहाँ पर 310 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है वो सेलिंग रिकमेंडेशन का है, जो कि है कोफोर्ज। सो कोफोर्ज में यहाँ पर हमें असेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला है और जिस हिसाब से आईटी एक मेजर लैगार्ड रहा है अभी करंट सेशंस में और पिछले कुछ सेशंस में, तो हमें लगता है कि फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल जो स्टॉप लॉस है वो कोफोर्ज में हमें नजर आ रहा है 1675 का, और अगर इसके नीचे जब तक ये ट्रेड करेगा तब तक वीकनेस बना रहेगा और यहाँ से फिर हमें 1570 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं लोअर लेवल्स पर।
ये ट्रेडिंग आइडियाज अब हम जान रहे हैं लक्ष्मीकांत जी की तरफ से भी, और आईटी सेक्टर पर फोकस है। कन्विक्शन तो नहीं, लेकिन आईटी सेक्टर में पिछले दिनों हम काफ़ी सारे कंसर्न्स देख रहे हैं। हमारी पैनल पर एक और एडिशन स्टूडियोज में हमारे साथ कुणाल बोथरा जुड़ गए हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग। एंड एज वी सी, आज एक्सपेक्टेड था बिकॉज विदेशी बाजार से भी इस तरह के सेंटिमेंट्स थे, उसी तरह की शुरुआत भारतीय बाजार ने भी की है। आपकी राय क्या है, और बाजार खुलने के साथ साथ नज़र कहाँ पर है? तो धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। मेरा मानना है कि आई थिंक आज की लो गैप डाउन ओपनिंग या फिर इंट्राडे सेलिंग के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रिकवरी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अब हम सेकेंड टाइम इस मेजर जोन को टेस्ट कर रहे हैं। 25,050 का जो स्पॉट लेवल्स है, जनरली हम कहते हैं कि जब मार्केट एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाता है तो उसे रीटेस्ट करने को वापस आता है एक डिफरेंट टेक्सचर ऑफ वॉल्यूम्स और सेक्टर कॉम्पोजिशन के हिसाब से। तो मेरा मानना है कि आई थिंक वो रीटेस्ट वापस हो चुका है करंट लेवल से। मुझे ऐसा लग रहा है इंट्राडे वाइज एज वेल एज नेक्स्ट कपल ऑफ डेज के लिए यहाँ से निफ्टी की एक्शन पिक हो सकती है, और यहाँ से बाइंग इनिशिएट की जानी चाहिए। अगर मैं इंडेक्स ट्रेड्स की बात करूँ, मुझे ऐसे भी लगता है कि बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ और आउट परफॉर्मेंस दिखा सके। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा बैंक निफ्टी भी करीबन 55,250 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ से बैंक निफ्टी 55,500 600 के रेंज में वापस आ सकता है। ठीक है, ये इंडेक्स पर भी आपके लिए एक राय हो गई। मारुति सुजुकी इस वक्त टॉप गेनर है, करीब करीब 0.25% के आसपास की तेजी है, 16,000 रुपये के ऊपर के भाव हैं। तो ऑटो में ना मतलब सेलेक्टिव तेजी है। आप देखेंगे जो फोर व्हीलर में या फिर टू व्हीलर में भी जो प्रीमियम बाइक्स बेचती है आयशर, इसमें करीब 0.5% के आसपास की तेजी है। बजाज फाइनेंस और एसबीआई ये कुछ शेयर हैं इंडेक्स में, जहां पर हम देख रहे हैं कि 0.25% के आसपास की गेन्स हैं। लेकिन निफ्टी बैंक करीब करीब 200 अंक नीचे, और निफ्टी बैंक की जरा एक बार कंपोजिशंस को जरा एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि 12 में से अभी भी हम देख रहे हैं कि 7 शेयर तेजी वाले हैं। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में गिरावट करीब करीब हो गई है 1% की। एचडीएफसी बैंक 950 रुपये के आसपास ये कारोबार कर रहा है। तो यहाँ से प्रॉब्लम है बाजार के लिए, और सिर्फ निफ्टी बैंक के लिए नहीं, चूंकि निफ्टी में भी बड़ा वेट रखते हैं तो दिक्कत वहाँ के लिए भी है। आईसीआईसीआई बैंक एक बार जरा इस पर कुणाल जी आप व्यू दीजिए। ये 1380 रुपये के आसपास है, गिरावट थमेगी, कॉन्ट्रा बाइंग करें या फिर अवॉइड करें? अभी तो मेरा मानना है कि आई थिंक अवॉइड करना बेटर है, बिकॉज अगर हम लास्ट कुछ एक हफ्तों की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी मेजर अंडर परफॉर्मर रह चुका है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ एक स्पेसिफिक बैंकिंग स्टॉक्स में शिफ्टिंग या फिर एक चर्न हो रहा है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक क्लासिकली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड एक्सिस बैंक और कोटक बैंक, ये दोनों ही स्टॉक्स में थोड़ा सा स्टेबिलिटी, थोड़ी सी बाउंस बैक और इनकंसिस्टेंसी वापस आई है। तो मेरा मानना है अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में दाव लेना है तो यहाँ पे एक्सिस बैंक या कोटक बैंक, आई थिंक ये दो स्टॉक्स ज़्यादा प्रेफर्ड पॉइंट रहेंगे करंट लेवल से। ठीक है, एक्सिस बैंक या फिर कोटक बैंक ये बेहतर है, क्योंकि 1450 रुपये से गिरते गिरते अब ये 1450 रुपये का भाव हो गया है आईसीआईसीआई बैंक का, तो इसको आप हाथ मत लगाइए। एक्सिस कोटक ये आपके प्रेफर्ड पिक हो सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि शिपिंग शेयरों में, शिपिंग कॉरपोरेशन में स्पेशली शुरुआती तेजी थी। एक बार जरा स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइए। और खबर ये आ रही है कि सरकार शिपिंग सेक्टर को बूस्ट दे सकती है। करीब 11 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक का एजेंडा क्या होगा ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या चर्चा होने वाली है और कैसे बूस्टर देने पर सरकार विचार कर सकती है? देखिए, अब से कुछ देर बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, और जैसा कि हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि शिपिंग सेक्टर के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर भी काफी फोकस है, जिसमें अगर आप शिपिंग सेक्टर की बात करें तो उसके लिए 3 स्कीम्स को मंजूरी मिल सकती है, जिसमें अगर आप पहली जो स्कीम है वो है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी एंड शिप बिल्डिंग क्लस्टर, जिसमें कि शिप बिल्डिंग के लिए, उसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। वो करीब 65,000 करोड़ रुपए से 70,000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है इन तीनों ही स्कीम के लिए।
जैसा कि आपको पता है कि बजट में इसकी घोषणा पहले हो चुकी है कि सरकार शिप बिल्डिंग पर फोकस करेगी, उसके पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करेगी और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार किया गया है। एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन है, उसने ये जो बजटरी अमाउंट है उस पर अपनी मंजूरी दे दी है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये आज कैबिनेट के एजेंडे में है और इस पर आज मुहर लग सकती है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 दिन पहले इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में जानकारी दी थी, इसकी घोषणा भी की थी। तो जाहिर तौर पे ये औपचारिकता है, कैबिनेट की मंजूरी लेना, पोस्ट फैक्टो अप्रूवल आज मिलने की संभावना है और शिपिंग सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कि कुछ हाईवेज के प्रोजेक्ट्स हैं, नेशनल हाईवेज के कुछ रेलवेज के प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सपेंशन से रिलेटेड डबलिंग को लेकर उस पर भी कैबिनेट अपनी मंजूरी दे सकती है। तो अब से कुछ देर बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और उम्मीद ये की जा रही है कि इन तमाम प्रस्तावों को आज कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को भी सरकार से मंजूरी मिल सकती है और कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। हमने देखा भी था कि सोमवार को शिपिंग शेयरों में ठीक ठाक अच्छी खासी अक्रॉस द बोर्ड बाइंग आई थी और उसकी वजह ये थी कि जो बजट में ऐलान किया गया था वित्त मंत्री की तरफ से, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि जो बड़े शिप्स हैं उनको इंफ्रा स्टेटस मिल जाए। तो तमाम शेयर चल रहे थे और शिपिंग कॉर्पोरेशन ने भी तेजी दिखाई थी। आज भी हम देख रहे हैं कि 3% ऊपर शिपिंग कॉर्पोरेशन का शेयर दिखाई देगा। कुणाल जी, शिपिंग कॉर्पोरेशन 130 रुपए के आसपास वाला ये शेयर था, इसका 52 वीक लो वही है और अभी 230 का भाव है। तो रैली तो आई है शेयर में, क्या राय होगी आपकी? क्या यहां से फर्दर मूवमेंट आप देख रहे हैं शेयर में? तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अभिषेक, बिकॉज मेरा मानना है जब ये इवेंट स्पेसिफिक स्टॉक्स हो जाते हैं, जो एक पर्टिकुलर ट्रिगर या एक इवेंट की वजह से स्टॉक में थोड़ी सी एंटिसिपेटरी मूव आ जाती है, वो सारे स्टॉक्स जो होते हैं वो मोमेंटम के लिए खेला जाना चाहिए। उनमें जल्दी हम देखते हैं कि ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो थोड़े से फिजल आउट हो जाते हैं बहुत क्विकली अगर वॉल्यूम पैटर्न्स रिवर्स हो जाए स्टॉक्स में। तो मेरा मानना है कि आई थिंक शिपिंग कॉर्पोरेशन भी एक ऐसा ही चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि स्टॉक अभी अपने ब्रेकआउट लेवल्स के जस्ट आसपास ट्रेड कर रहा है, 230 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 234 235 का ब्रेकआउट है, एक स्विंग ब्रेकआउट, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट भी है। बट जैसे मैंने पहले कहा कि बिकॉज कुछ एक इवेंट लाइंड अप है स्टॉक्स के लिए, तो हो सकता है कि स्टॉक 240 245 के लेवल्स को रीटेस्ट करके वहाँ से वापस से रिवर्स हो जाए। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर खेलना चाहे तो मैं शॉर्ट टर्म टारगेट सजेस्ट करूंगा करीबन 240 से 245 का शिपिंग कॉर्पोरेशन पर। 245 तक के टारगेट शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। और कुणाल, स्टॉप लॉस क्या होंगे आपकी तरफ से? तो करंट लेवल से अगर हम देखें तो स्टॉप लॉस 224 का रख सकते हैं यहाँ पर। 224 का स्टॉप लॉस एंड फर्दर अपसाइड की पूरी आसार यहाँ पर 3.5% के गेन्स इस वक्त शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में इस वक्त नजर आ रहे हैं। कुणाल, आपकी तरफ से फिर ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए क्या होंगे? तो मैं 2 बाय कॉल यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। पहला इनफैक्ट रहेगा बाय HPCL पर। मेरा मानना है कि आई थिंक जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है इनमें बहुत अच्छा ट्रेंड और मूवमेंट वापस आ रहा है। तो मैं HPCL पे सजेस्ट करूंगा बाय 438 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 417। और PSU बैंकिंग स्टॉक्स में से जो सबसे फॉर्मिडेबल स्टॉक है वो है SBI। दमदार आउट परफॉर्मेंस दिखाया है स्टॉक ने लास्ट 1 वीक में। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि स्टॉक ग्रेजुअली 900 के टारगेट्स को हिट कर सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं 850 का। ऑलराइट, तो चलिए ये एक राय इस वक्त SBI में 900 के लेवल्स, 871 के लेवल्स पर कामकाज देखने को मिला है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में चुनिंदा काफ़ी ट्रिकी स्ट्रैटेजाइज कर बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स को इस वक्त प्ले आउट करना चाहिए कुणाल। लेकिन इसी के साथ साथ अडानी ग्रुप स्टॉक्स में हमने बढ़िया एक्शन देखा था। ऑफकोर्स पिछले दिनों न्यूज़ फ्लोज भी थे जो कि इन फेवर ऑफ द ग्रुप थे और इसी के चलते मूवमेंट स्टॉक में पॉजिटिव थी। लेकिन वहाँ से अब वापस से अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन, अडानी टोटल गैस, कल के सत्र से ही हम देख रहे हैं अडानी पावर को भी इसमें एडप्ट करना चाहिए। बिकवाली का दबाव है, इस बिकवाली को कैसे देखा जाए? क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ढूंढी जाए? और अगर अडानी ग्रुप स्टॉक्स में तमाम स्टॉक्स को देखें, अडानी पावर वन ऑफ द प्लेयर हैं जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल भी नज़र आ रहा है। लेकिन आप बताइए अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर राय क्या रहेगी? तो मेरा मानना है पहले कि जब ऐसा बड़ा गैप अप होता है, बिकॉज ये जो था वो एकदम सरप्राइज था मार्केट्स के लिए। अगर हम वॉल्यूम बिल्टअप देखें पहले अदानी एंटरप्राइज पोर्ट्स में या काफ़ी सारे स्टॉक्स में, तो कहीं पे भी मेजर वॉल्यूम बिल्टअप नहीं था न्यूज़ के पहले। और उसके बाद सडनली हमने देखा कि स्टॉक में गैप अप हुआ और उसके बाद में करीबन काफ़ी सारे स्टॉक्स 15% से 25% के आसपास चले हैं। तो जब इतना बड़ा फिरोशियस अपमूव हो जाता है
कहीं ना कहीं मार्केट मीन रिवर्शन करता है, स्टॉक्स मीन रिवर्शन करते हैं। तो मेरा मानना है कि अभी एक मीन रिवर्शन प्रोसेस है अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में, बट ये बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मेरा मानना है कि अगर ये गैप्स के आसपास, जो गैप्स क्रिएट किया था स्टॉक ने, अगर ये गैप्स के आसपास स्टॉक्स वापस आ जाते हैं तो वो लेवल्स पे मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रा बाइंग की जानी चाहिए। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि ऐसे सारे जो न्यूज़ फ्लोज आते हैं स्टॉक्स में, वो एक स्टिमुलस की तरह एक्ट करते हैं स्टॉक प्राइसेस को, और वो स्टिमुलस इन स्टॉक्स को मेजर कंसोलिडेशंस और ड्रैग से निकालते हैं। तो मेरा मानना है कि आई थिंक अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में ये जो न्यूज़ फ्लो आया था वो शायद ये एक रोल प्ले कर सकता है। जो मेजर अंडर परफॉर्मेंस था अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में, वो शायद अब हम उसको एक कन्वर्शन देखेंगे आउट परफॉर्मेंस की तरफ पे। मेरा मानना है कि आई थिंक बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, और स्पेशली क्लोजर टू द गैप्स जो क्रिएट हुआ था लास्ट वीक में। ओके, इस वक्त हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा गिरावट अगर आप देखेंगे आईटी रियल एस्टेट बास्केट से नज़र आ रही है। स्टॉक वाइज, सेक्टर वाइज एंड इंडेक्स वाइज आज बाजार की चाल जो है वो कमज़ोर देखने को मिली है। वॉलेटाइल है मार्केट्स, और ये वॉलेटिलिटी इस वक्त लगातार बाजार की शुरुआत के साथ साथ से लेकर अब तक जारी है। ट्रेंड के स्टॉक को पुल अप करना चाहेंगे। कुणाल, एक टेक आपसे जानना चाहूंगी, ये वो स्टॉक है जो काफ़ी एक्शन दिखा रहा था, अच्छी मजबूती थी, और फिर कुछ न्यूज़ फ्लोज आए जिसकी भेंट चढ़ गया, उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं ट्रेंड में बिकवाली का दबाव। क्या इस स्टॉक में आप कन्विक्शन है, गिरावट अगर नज़र आ रही है, डू यू सी एनी अपसाइड, या वापस से ये कम बैक करेगा? और इसी को ध्यान में रखते हुए क्या खरीदारी के मौके इस गिरावट पर होने चाहिए? 4910 के लेवल, हल्की सी तेजी आज के सत्र में। तो मेरा मानना है कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मानसी, बिकॉज ये मेरा मानना है कि स्टॉक एक डुअल कैरेक्टरिस्टिक प्ले कर सकता है। पहला तो अगर हम हमें असेस करना पड़ता है कि स्टॉक का रीसेंट बिहेवियर क्या था। रीसेंट बिहेवियर ने स्टॉक ने अपने आप को मार्केट से डिटैच कर दिया था प्राइस मूवमेंट पे, जहाँ पे निफ्टी एक साइड पे अच्छी कंसिस्टेंट अपसाइड दिखा रहा था, स्टॉक का 5500 या 600 लेवल से कंसिस्टेंट डाउन साइड या डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। तो उस लिहाज से जो इसका नियर टर्म ट्रेंड है वो डाउन साइड पे है, बट जो शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स है, जो कल 4900 पे स्टॉक ने रिटेस्ट किया, वहाँ पे इसके इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गए थे। इनफैक्ट इंट्राडे आरएसआई चेक कर रहा था कल भी, तो करीबन 20 या उसके नीचे आ गई थी इंट्राडे आरएसआई स्ट्रेंथ पे। तो उस लिहाज से एक बाउंस बैक आना ज़रूरी है, बट जब वो स्टॉक अपने नियर टर्म ट्रेंड डाउन साइड में ट्रिगर हो जाता है, मार्केट से डाइवर्ट हो जाता है, तो उनमें बाउंसेस के लिए बहुत सावधानी से प्ले करना पड़ता है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे बाउंसेस हो जाते हैं जो ट्रेंड नहीं बनते उन स्टॉक्स में। तो मेरा मानना है कि एक शॉर्ट टर्म बाउंस है, हो सकता है 4980 5050 तक ये बाउंस सस्टेन कर सकता है स्टॉक पे, पर उसके बाद एक सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये व्यू आपके लिए ट्रेंड के शेयर पर भी। लेकिन एलएनटी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इन्होंने बीएल के साथ करार किया है। एलएनटी ने 3650 रुपये का भाव, थोड़ी सी गिरावट हम शेयर में देख रहे हैं, लेकिन चला है एलएनटी का शेयर, ऐसा नहीं है। इसने अच्छे से पैसे बना के दिए हैं ट्रेडर्स को भी, और निवेशकों को तो खैर दिए ही दिए हैं। तो ये खबर इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिफेंस एक इमर्जिंग सेक्टर है और सरकार का फोकस भी है, हाई मार्जिन ये बिजनेस होता है, तो इसके लिए इन्होंने बीएल के साथ ये करार किया है। और डिटेल्स आएंगी तो आपके सामने हम रखेंगे इस खबर को ज़रूर। लेकिन एक ज़रा व्यू ले लेते हैं। हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला जी बने हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग। एक बार जरा एलएनटी का चार्ट जरा चेक कीजिए, जरा बताइए क्या करना चाहिए शेयर में। सुप्रभात अभिषेक जी। एलएनटी का शेयर स्ट्रांग लग रहा है, हालांकि हल्के पिछले 2 से 3 दिनों में हमने एक प्रॉफिट बुकिंग हल्की सी देखी है, बट मुझे लगता है कि करंट लेवल से भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल है। मेजर ब्रेकआउट लेवल है पिछले 3 बार ही ये, जब स्टॉक 3720 730 के आसपास पहुंचता है तो वहां से फिर एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है, बट अभी भी स्टॉक अपने सारे की मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। जो मेजर ब्रेकआउट एरिया है मुझे लगता है वो 3730 का है। एक बार ये जो हर्डल है वो क्लियर होता है तो देन आफ्टर हमें अच्छी खासी रैली एलएनटी में देखने को मिल सकती है, और जिस वक्त भी हमें ये क्लोजिंग देखने को मिलेगी 3730 के ऊपर, तो देन आफ्टर हमें यहाँ से 3950 4000 तक के लेवल्स एलएनटी में देखने को मिल सकते हैं। और ये जो पॉजिटिव व्यू है जब तक मेंटेन रख सकते हैं, जब तक एलएनटी 3500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर हमें 200 SMA लेवल देखने को मिले हैं, और ये बताता है कि जब तक एलएनटी 3500 के ऊपर ट्रेड करेगा तब तक हम ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन
रख सकते हैं। 3730 के लेवल के सरपास होने के बाद हमें अच्छी खासी रैली एलएनटी में देखने को मिल सकती है। ठीक है, एलएनटी को लेकर ये व्यू हो गया। मार्केट थोड़ा देखिए शांत हो गया, थोड़ा स्थिर है, कमजोर है लेकिन स्थिरता है, ये एक संकेत ठीक है। हालांकि निफ्टी की जो गिरावट, निफ्टी बैंक की जो गिरावट है करीब 250 अंकों के आसपास की है, ये एक चिंता का विषय जरूर है क्योंकि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं और उनमें गिरावट आ भी रही है। थोड़ी देर पहले हमने व्यू भी लिया और ये निकल के आया कि नहीं, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक रिलेटिवली इस मोमेंट पर बेहतर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक राय बनता है मारुति सुजुकी के शेयर पर। अब ये बड़े टिकट साइज का शेयर हो गया है, 16,000 रुपए का भाव है मारुति सुजुकी का, लेकिन आज फिर से हम देख रहे हैं कि 1.25% की तेजी मारुति सुजुकी के शेयर में हो रही है क्योंकि एक तो फेस्टिव सीजन, जीएसटी कट, नवरात्रि की शुरुआत हो ही गई है और लीडरशिप है ही। अगर आप देखेंगे तो देश में अगर 100 गाड़ियां बिक रही हैं अगर पैसेंजर व्हीकल में, तो उसमें से 40 से ज्यादा मारुति की हैं, 40-42 के आसपास की संख्या होगी। तो ये लीडरशिप है। 16,300 रुपए के भाव आपके स्क्रीन पर, 16,344 का हाई, 1.25% ऊपर ये शेयर आपको दिखाई देगा। लक्ष्मीकांत जी, अगेन व्यू आपसे ही चाहिए मारुति सुजुकी, ये तेजी इस शेयर को कहां पर ले जाएगी मारुति में लक्ष्मीकांत जी? और ये भी बताइए कि जो ट्रेडर या निवेशक जिनकी गाड़ी छूट गई मारुति की, जो सवारी नहीं कर पाए, क्या मौका अभी भी है या फिर अब करेक्शन का वेट कर लें? अब जी, अभी हमें पिछले 6 दिनों पहले यहाँ पर एक अच्छे खासे ब्रेकआउट देखने को मिले थे अब दी लेवल्स ऑफ 13,460। देन आफ्टर इसमें कंसिस्टेंट बाइंग मोमेंटम बना हुआ है। पिछले 6 दिनों से स्टॉक हायर टॉप्स हायर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है, तो फर्दर अपसाइड के मूव भी हमें देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी भी स्टॉक ने ऐसे कोई रिवर्सल संकेत नहीं दिए हैं, बट मुझे लगता है कि करंट लेवल से भी हम 17,000 तक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बट मुझे लगता है कि जिनको फ्रेश बाइंग करनी है उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए एक रिट्रेसमेंट का। अगर ये रिट्रेसमेंट हमें 15,000 के आसपास मिलता है, 15,000 15,300 के आसपास, तो मुझे लगता है कि वो एक बेहतर मौका रहेगा जहां से हम फिर से री एंट्री कर सकते हैं और 17,000 का एक्सपेक्टेशन मारुति के लिए रख सकते हैं। जो कि अट्रैक्टिव है और स्टॉक पर ये पूरे स्पेस पर ऑटो एंसिलरी पर नज़र तो है ही। लेकिन निफ्टी के चार्ट्स को एक बार देखते हैं। आज के सत्र में हमने देखा काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स एंड इस वक्त 25,000 के ही नज़दीक। लेकिन कुणाल, इन चार्ट्स को देखते हुए क्या कोई ट्रेंड बेस्ड स्ट्रैटेजी इस वक्त आप देख पा रहे हैं इन पर्टिकुलर फॉर निफ्टी? तो काफ़ी सारे जो हमारे प्रोप्राइटरी इंडिकेटर्स है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से जो मार्केट ब्रेथ, वॉल्यूम पैटर्न्स जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो गए मार्केट्स के लिए। जनरली जब ऐसा होता है तब मार्केट का सेटअप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाता है और जो करेक्टिव वेव्स हो जाती है उनमें बाइंग की जानी चाहिए। तो इसी लिहाज से जब मैं स्टार्ट में भी कह रहा था कि अगर 25,050 के लेवल्स को रिटेस्ट कर दिया है, वहाँ पे इंडिकेटर्स काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गए हैं। अगर हम RSI की बात करें, पुट कॉल रेशियो की बात करें, तो काफ़ी सारे इंडिकेटर्स के थ्रू हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स थोड़ा सा यहाँ से स्टेबल टेरिटरी में आ गया है और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा लॉन्ग के लिए। अगर हम पुराने लेवल्स को भी रिटेस्ट करें तो करीबन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि करीबन 350 से 450 पॉइंट का बाउंस आ सकता है निफ्टी में। तो करंट लेवल्स पे मेरा व्यू रहेगा बुलिश इंडेक्स पे और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि करीबन 25,500 के आसपास हम रिटेस्ट कर सकते हैं आने वाले 1 से 2 हफ्तों में। तो चलिए, यहाँ से कन्विक्शन तो नज़र आ सकता है। हो सकता है थोड़ा समय ले ज़रूर बाजार, क्योंकि फैक्टर्स एंड ट्रिगर्स हैं ढेर सारे, लेकिन वो सपोर्ट जो है वो वापस से बिल्ट होना बाकी है। और काफ़ी अच्छा बाजार ने प्रदर्शन दिखाया भी है पिछले दिनों। एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि एक आध दिनों की ये जो वॉलेटिलिटी है, बावजूद इसके यहाँ से फर्दर कन्विक्शन और मजबूती का दौर देखने मिलेगा। कुणाल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे सवालों के जवाब और इंडेक्स पर अपनी स्ट्रैटेजी और साथ ही ट्रेंड हमें बताया। थैंक यू सो मच। और चलिए, इस वक्त निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी कमजोरी छाई है, 55,290। कल के सत्र को अगर याद कीजिएगा तो कल हमने देखा था बैंक निफ्टी में एटलीस्ट आउट परफॉर्मेंस थी और निफ्टी भी संभल पा रहा था। लेकिन आज के सत्र में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ब्रॉडर मार्केट्स, छोटे मझौले शेयर्स, हर तरफ बिकवाली का दबाव इस वक्त तो देखने मिल ही रहा है। इसमें लार्जर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, लगभग एक सेक्टर PSU बैंक को अगर छोड़ दे, वहां पर भी थोड़ी बहुत बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हो रही है, लेकिन उसके अलावा हर तरफ बिकवाली ही बिकवाली।
सेक्टर वाइज भी। मारुति, L&T, SBI, HUL, आइशर मोटर्स जैसे काउंटर्स हैं जो कि बाजार को संभालने का काम लार्जर कंट्रीब्यूटर्स में कुछ तमाम स्टॉक्स हैं जो कि वर्कआउट कर रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल, HDFC बैंक, इन्फोसिस और रिलायंस जैसे स्टॉक्स हैं जहां से बिकवाली का दबाव। रिलायंस वैसे लक्ष्मीकांत जी इन दिनों बातचीत में कम ही आता है, लेकिन 1383 के लेवल्स पर आज 0.5% डाउन ट्रेंड्स हैं। क्या कोई राय रहेगी? गिरावट और वॉलेटाइल मूव्स नजर आते हैं, इसे एंट्री अपॉर्चुनिटी समझकर थोड़ी बहुत बाइंग होनी चाहिए। चार्ट को देखते हुए अभी तो ऐसे कोई मौके देता हुआ नहीं लग रहा है रिलायंस, और पिछले कई दिनों से यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम के अनुसार ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी फिलहाल ये स्टॉक 20 DMA लेवल के नीचे फिसलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हालांकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 200 SMA लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि आता हुआ दिखाई दे रहा है 1340 का। मुझे लगता है कि वहां तक अगर इस तरीके की कंसोलिडेशन रहे तो हमें फर्दर करेक्शन 1340 लेवल तक देखने को मिल सकता है। अगर वहां पर कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है देन आफ्टर यहाँ पर फिर हमें एक पुल बैक मूव आता हुआ नजर आ सकता है, बट उसके लिए भी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 1340 एक की लेवल्स है, तो अगर वहां पर कोई बुलिश फॉर्मेशन या रिवर्सल फॉर्मेशन होता है देन आफ्टर यहाँ पर बाइंग का सुझाव हम उसके बारे में सोचा जा सकता है, बट अभी फिलहाल इसको अवॉइड ही करना बेहतर रहेगा। करने की राय फिलहाल वॉच लिस्ट में रखे रिलायंस को। लेकिन गोडफ्रे फिलिप्स पर एक क्विक टेक आपसे जानना चाहूंगी। हम देख रहे हैं बोनस इशू के बाद यहाँ उतार चढ़ाव के बीच कामकाज। कल के सत्र में कमजोरी थी, लेकिन आज वापस से हम 1.5-2% तक के मूव्स देख रहे हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशन जिन्होंने बोनस का बेनिफिट लिया था उनके लिए अब राय क्या होगी? ये 3800 3950 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है गॉडफ्राई फ्लिक के लिए। अभी फिलहाल अपने ये की सपोर्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट सपोर्ट 3340 का है। अगर इसको डिफेंड करता है तो एक शॉर्ट टर्म पुलबैक मूव 3550 3600 तक देखने को मिल सकता है, बट अगर 3340 330 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो मुझे लगता है कि डबल टॉप का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है, और उस दौरान ये स्टॉक में हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, और ये स्टॉक फिर अपने 100 SMA लेवल को रिटेस्ट करेगा जो कि आते हुए दिखाई दे रहे हैं 3080 के पास। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ वॉलेटाइल मार्केट्स उतार चढ़ाव के बीच 10 के बाजार की शुरुआत करते हैं, और ये शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।